गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। सो ऐसा है, सबसे पहले तो थोड़ा बहुत जान पहचान हो जाए मेरे साथ भी और सब्जेक्ट के साथ भी। बाकी सीए से तो जान पहचान हो चुकी है। अब आपकी सीए का कोर्स कैसा होता है आपने देख चुका है। अब थोड़ी जान पहचान करेंगे अपन आपस में। जैसे कि आप तो मुझे जानते हैं, मैं भी नाम से जानता हूँ कई लोगों को, बट चेहरे से नहीं जानता। जैसा कि अपन जितने भी क्लासेस लिए हैं तो सब ऑनलाइन मोड में ही थी। बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने मुझसे लाइव पढ़ा है। मुश्किल से मेरे ख्याल से 10% लोग, 10% भी ज़्यादा हो गए। बाकी सब लोगों ने पढ़ा ज़रूर होगा, काफ़ी लोगों ने, कई नए भी होंगे। तो जैसे कि कई लोग फाउंडेशन सेल्फ करते हैं या कहीं और से करते हैं, वो लोगों में भी कुछ लोग होंगे। तो सबसे पहले तो मैं अपना नाम बता दूं। मेरा नाम है, वैसे तो यानी एक ही है तो शशांक शर्मा। हाँ, वैसे शशांक नाम है, पर लोग क्या अलग अलग नाम से बुलाते हैं ना, इसीलिए वैसे तो बोले तो भी ठीक रहेगा। लोग है ना घर वाले, आप ऐसा मत सोचो। घर पे अलग नाम होता है ना, हर किसी का होता है। आपका भी घर पे अलग नाम होता है, टिंकू, पिंकू, चिंटू, ऐसे नाम होते हैं। तो है, ठीक है। तो शशांक शर्मा नाम है मेरा। मैं भी एक सीए हूँ। तो ठीक है, किया था एक दिन, ऐसा ही लगा चलो कर लेते हैं तो कर लिए थे। सो एफसीए बोलते हैं। फिर बीकॉम भी किया है अपन ने, बेकाम। तो बेकाम बोलते हैं इसको, कुछ काम का नहीं होता। बट ये बोलने की बात है, काम का नहीं होता। खासतौर पे अगर आप जॉब पे जाना चाहते हैं तो बीकॉम ज़रूर पूछा जाता है, क्योंकि बीकॉम यानी ग्रेजुएशन होता है, सीए ग्रेजुएशन नहीं होता। ठीक है, ये एक चीज़ मैं क्लैरिफाई कर दूँ, तो बीकॉम करना चाहिए। फिर एक डीसा किया हूँ मैंने। ये एक कोर्स होता है, पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्स। कुछ लोगों को लगता है चलो आगे भी पढ़ लेते, तो पढ़ लिए। तो वैसे मैंने भी पढ़ लिया था, तो लगा नहीं था, बट ये ज़रूरी हो गया एक हिसाब से। अभी आप देखेंगे कि सीए जो है उसके आगे भी लोग पढ़ाई करते हैं। तो ऐसा नहीं कि सीए कर लिया और छोड़ दिया। सो सीए वैसे तो सफिशिएंट होता ही है, बट इसके अलावा और पढ़ेंगे तो और अच्छी बात है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये स्पेशलाइजेशन हो जाता है। इसका नाम है पूरा डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिट। तो डीसा जो है, तो डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिस्टम मीन्स कंप्यूटर के थ्रू जब आप ऑडिट करते हैं। एक सेकेंड, मैं थोड़ा शेयर कर देता हूँ लिंक। हाँ, अरे बातें बंद। कितनी बातें, कितनी बातें। डर नहीं लगता क्या आपको मेरे से? हंस रहे, ये तो बहुत ही है। ठीक है भाई, डरो मत, लेकिन ऐसा हंसना नहीं चाहिए। ठीक है, चलो तो हाँ। सो डीसा किया हूँ मैंने, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिट। सो ऑडिट कंप्यूटर के थ्रू किस प्रकार से किया जाता है उसके ऊपर ये रहता है। सो जो ऑडिट है, लॉ है, टैक्सेशन है, ये सब आपके एक्चुअली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है। भले आपको लॉ देखने को थेरोटिकल लगता है, बट अल्टीमेटली इट इज़ द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जिसके ऊपर आपको बहुत सारी एडवाइस देना पड़ेगा। जैसे आपके यहाँ कोई भी क्लाइंट आएगा, तो क्लाइंट आपसे कंपनी कैसे बनाना है इसके बारे में पूछेगा, या कोई भी लीगल एडवाइस लेना है वो पूछेगा। सो अल्टीमेटली आप जब सीए बनते हैं ना, सीए बनने के बाद आपका मेन जो थेरोटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, जो यहाँ पे आपने थ्योरी पढ़ा था, वो प्रैक्टिकल हो जाते हैं।
तो जो भी थेरोटिकल सब्जेक्ट्स है, जैसे आपने जीएसटी यहाँ पे पढ़ा है, तो जीएसटी पढ़ोगे तो वो एक्चुअली प्रैक्टिकल है। जब कोई क्लाइंट आपके शॉप पे, शॉप नहीं बोलना चाहिए, अच्छा नहीं लगता, आजकल भले ही शॉप जैसा कर दिया है लोगों ने, बट अगर आपके ऑफिस में कोई क्लाइंट आएगा तो वो पूछेगा भाई जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करना पड़ेगा, फिर कितना जीएसटी भरना है, ये सब चीज़ें पूछते हैं। तो अल्टीमेटली जो चीज़ आप यहाँ थेरोटिकल देखते हैं वो एक्चुअली प्रैक्टिकल है। ऑडिट आप देखते हैं, एक सीए अपनी ज़िंदगी में बहुत ऑडिट करता है। ऑडिट का क्या मतलब है? चेक करना, जो भी अकाउंट्स वगैरह बने वो प्रॉपरली बने कि नहीं बने, उसको चेक करना। तो चेक कब कर पाओगे आप? जब आपको अकाउंट्स अच्छे से पता होगा। तो अकाउंट्स वैसे प्रैक्टिकल है जब तक आप यहाँ पढ़ रहे हैं, पर ज़िंदगी में आप अगर अच्छे सीए बनते हैं तो आप अकाउंटिंग नहीं करते जनरली, ठीक है। अगर आपका पैशन है कि अकाउंटिंग ही करना है तो आप उस फील्ड में जाते हैं, बट जनरली क्या होता है, अकाउंटिंग एक अकाउंटेंट करके देता है और हमारा काम होता है ऑडिट करना, मीन्स चेक करना। तो ये जो थेरोटिकल दिखते हैं आपको सब्जेक्ट्स, ये एक्चुअली प्रैक्टिकल होते हैं। और कई बार ये गलती होती है कि बच्चे लोग इसको थोड़ा लाइटली लेते हैं कि थ्योरी तो है, लेकिन रटने का कोई मतलब नहीं होता यहाँ पे। रटना इनफैक्ट इम्पॉसिबल है। तो मैं जो भी पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ नॉलेज बेसिस पे। मैं आपको बिल्कुल भी सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने वाले काम नहीं करूँगा, पूरी चीज़ें समझाई जाएगी, डिटेल में अपन समझेंगे। और कौन सा प्रोविज़न क्यों आया, कानून में भी जो प्रोविज़न होते हैं, इवन अमेंडमेंट होते हैं, तो अमेंडमेंट क्यों हुए, ये सब चीज़ों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। जैसा कि जिन लोगों ने मुझसे पढ़ा है उनको पता होगा। कितने लोग हैं मेरे से पढ़े हुए फाउंडेशन? अच्छा है, काफ़ी है। सो ऐसा है। हाँ, तो जिन लोगों ने पढ़ा है उनको पता है कि मैं रीज़न देता हूँ। इवन अमेंडमेंट्स भी होते हैं, जैसे स्मॉल कंपनी वगैरह की डेफिनेशन आपने पढ़े होंगे फाउंडेशन लेवल पे, तो मैंने उसके भी रीजंस बताया था आपको कि ये क्यों अमेंडमेंट किया गया। वैसे ही हम यहाँ पे भी जो चीज़ पढ़ेंगे सबके हम रीजंस देखते जाएंगे। हर चीज़ के पीछे रीज़न होता है, हर चीज़ का नाम देख के आपको समझ में आ जाएगा बहुत सारी चीज़ें। जैसे कि एक शेल्फ प्रॉस्पेक्टस होगा, तो आपको नाम से ही बहुत सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। तो अपन पढ़ेंगे प्रॉस्पेक्टस क्या होता है, वो भी देखेंगे। वैसे थोड़ा बहुत अब आपको पता है, पहले क्या होता था जब सीपीटी से आते थे बच्चे तो उनको ये सब चीज़ों की कोई भी नॉलेज नहीं थी, इन्फॉर्मेशन नहीं थी। बट अभी कैसा है, फाउंडेशन में काफ़ी कुछ है। तो आपने कंपनीज एक्ट थोड़ा बहुत पढ़ा है, आपने टोटल 10 सेक्शंस पढ़े हैं वहाँ पे। तो इसीलिए आपको अब थोड़ा बहुत पता है प्रॉस्पेक्टस क्या है, ये सब आपने नाम सुना है। तो वैसे ही शेल्फ प्रॉस्पेक्टस, अब शेल्फ का क्या मतलब होता है पता होगा आपको? शेल्फ, शेल्फ नहीं पता? बुक्स कहाँ रखते हैं अपन? शेल्फ में। तो शेल्फ प्रॉस्पेक्टस भी वही है, एक शेल्फ है वहाँ पे रखा हुआ है बस। हाँ, एक्चुअल में इतना आसान है, ख़त्म हो गया। तो सही में बहुत ही आसान रहेगा, आपको रटना नहीं है। कोई भी चीज़ रटने के पीछे नहीं भागेंगे हम। भले लोग बोलते हैं कि नहीं लॉ जैसा सब्जेक्ट है रटना पड़ता है, बट मैं रटाने पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता। रटना इम्पॉसिबल है। आप सोच के देखो, फाउंडेशन रट सकते थे क्या आप? फाउंडेशन का कोर्स, उससे यहाँ पे 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा पढ़ना है अपने को। डरा नहीं रहा, बस आपको सत्य से अवगत करा रहा हूँ। तो 3 गुना 4 गुना पढ़ना है आपको। ये हर कोई बताएगा आपको इवन मेरे ख्याल से पवन सर भी बताएंगे या बाकी भी सब लोग बताएंगे कि जितना आपने फाउंडेशन में पढ़ा वो सिर्फ ट्रेलर था, तो उससे 3 टाइम्स ज़्यादा आपको पढ़ना है। सो वही रटना इम्पॉसिबल था, तो यहाँ पे तो रटने का आप सोच ही नहीं सकते। हर चीज़ समझना है और लीगल लैंग्वेज लिखने का ट्राई करना है। तो कैसे आएगी वो? तो प्रैक्टिस के थ्रू आएगी। आपको प्रैक्टिस करते जाना पड़ेगा। जो भी अपन पढ़ेंगे वो मैं लिखना कैसे बताऊँगा, और साथ साथ में आपको लिख के भी देखना है। तो घर पे आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और जैसा कि कंसिस्टेंसी के ऊपर आज सुबह बहुत सारी चर्चा हुई थी, सुना होगा आपने, तो अगर आपका मन लग रहा होगा तो। नहीं तो कई बार होता है ना, अभी एक तो आखिरी क्लास है लॉ की, तो आपको पहले दिन तो एक तो बैठने में ही तकलीफ होती, आड़े टेढ़े हिल रहे डुल रहे होंगे अभी तो होता है ये। हाँ, तो पहली बार आप इतना ज़्यादा देर बैठ रहे हैं, तो आपने स्कूल वगैरह में भी ठीक है, वो अलग बात होती है, बट यहाँ पे इतने देर बैठना थोड़ा एक मुश्किल तो होती है। पर शुरुआत के दिनों में ऐसा लगेगा आपको थोड़ा थोड़ा कि यार कैसे बैठेंगे, इतने देर बैठना ही नहीं होता, फिर घर जाके डायरेक्ट सो जाओगे। पहले एक दिन तो पढ़ोगे आप, एक दिन रहता है, शुरुआत के 1-2 दिन ना कुछ बोलना नहीं पड़ता। मैं नहीं भी बोलूँगा ना, आप घर जाके खुद ही पढ़ोगे, आपको ऐसा लगेगा अरे वाह नया नया कुछ पढ़ने को मिल रहा है। बट आगे चल के ये चीज़ बनाए रखना ये इंपॉर्टेंट होता है। जो हम कंसिस्टेंसी की इतनी चर्चा करते हैं, तो कंसिस्टेंसी बनाए रखना इंपॉर्टेंट होता है। अभी आपको उसका फ़र्क नहीं दिखेगा, अभी आपको लगेगा सब एक लेवल पे हैं। जो मस्ती कर रहा वो भी आपको खुश दिखेगा, और जो मस्ती नहीं कर रहा सिर्फ पढ़ाई कर रहा वो भी खुश दिखेगा, और जो दोनों कर रहे हैं वो भी खुश दिखेंगे। पर तकलीफ चालू होगी आज से 6 महीने बाद, जब जिसने पढ़ाई किया है, भले मस्ती के साथ करो या बिना मस्ती के करो, तो अगर आपने पढ़ाई किया है तो आपका एक लेवल अलग रहेगा। उसके बाद आपको सिर्फ रिवीजन ही करना है।
सो अगर आप ग्राफ बनाते हैं, तो मैंने जिन्होंने फाउंडेशन पढ़ा है उनको जनरली मैं एक ग्राफ बना के बताता हूँ कि शुरुआत में आपका लेवल भी आपको नीचे ही दिखेगा, और जो आपका फ्रेंड है जो सिर्फ मस्ती कर रहा है उसका लेवल भी नीचे ही दिखेगा। लेकिन जब पूरी क्लासेस हो जाएगी ना, फिर आपका जो ग्राफ है वो सीधा ऊपर जाते हुए दिखेगा। ठीक है, तो ये फर्क पड़ता है। और जो व्यक्ति ने पढ़ाई नहीं किया था उसका ग्राफ आपको दिखेगा वो धीरे धीरे ऊपर जाता है, तो वो डायरेक्टली नहीं जाएगा, वो धीरे 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 ऐसे आगे जाएगा। तो ये एक फर्क पड़ता है। तो कंसिस्टेंसी आपको एक दिन में रिजल्ट नहीं दिखाती, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप उसका रिजल्ट जरूर देखोगे। आपने जिम ज्वाइन किया होगा, जिम का भी आपने कई बार किया होगा, न्यू ईयर आता है तो खास तौर पे हम करते हैं। सो आपने ज्वाइन किया होगा, 4 दिन गए होंगे, 7 दिन गए होंगे, यार फर्क नहीं दिख रहा, छोड़ दिए। और बाद में तो फिर एक दिन छूटा ना तो छूटते जाता है। पढ़ाई भी वैसी ही है, क्योंकि ये अपन एंजॉय करके नहीं पढ़ते, तो इसको रिलेट करके पढ़ना चाहिए। सो इसीलिए कंसिस्टेंसी बनाए रखो। अगर आप 3 महीने जिम रेगुलर जाओगे तो सबको देखने को देख के ही पता लगेगा कि हाँ आपने कुछ तो भी किया है, तो कुछ मेहनत की है, तभी आपकी एक बॉडी बिल्ड हुई है प्रॉपर। उसी प्रकार से पढ़ाई का भी है, शुरू में एकदम से एफर्ट्स डालोगे तो दिखेंगे नहीं, बट धीरे धीरे आपको देखने को मिलेंगे। और इसीलिए कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हार्डवर्क हर कोई करता है, सबको लगता है कि हाँ हार्डवर्क तो हमने किया, पर एक बात रहती है कि हमको अंदर पता होता है। अपन दुनिया से झूठ बोल सकते हैं कि यार मैंने तो पढ़ा पढ़ा था या मैं कर रहा हूँ, लेकिन खुद को अंदर पता होता है अपन उतना कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो अल्टीमेटली अंदर से मोटिवेटेड रहना ये इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि क्या है ना, शुरुआत में हम लोग बहुत बोलेंगे, इनफैक्ट नहीं भी बोले तो आप खुद ही पढ़ोगे, 2-4 दिन तो कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं होती, तो आप घर पे खुद ही जाते हैं, घर पे पढ़ाई चालू कर देते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे वो मोटिवेशन लेवल कम होता है, और फिर अपने को फिर मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि अपने आप फिर पढ़ाई नहीं होती, फिर ऐसा लगता है यार अभी आज छोड़ देते। तो वो नहीं लगने देना चाहिए, क्योंकि क्या है ना, इंसान का बिहेवियर ऐसा है कि बहुत जल्दी बदल जाता है, बहुत जल्दी अपन कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। जैसे कि एक मैं एग्जांपल और देता हूँ जनरली, कि जैसे एक गर्म पानी है, मैं अगर पानी को बहुत गर्म कर रहा हूँ, उबाल रहा हूँ, तो पहले तो बहुत उबलेगा। तो जैसे मैंने आज बहुत बोला, आज आपने पूरा सेमिनार अटेंड किया, आपको बहुत अच्छा लगा, आप जाके 3-4 दिन बहुत पढ़ाई करोगे। वैसे ही पानी भी होता है, गर्म किया आपने, बहुत उबल रहा है, पर जैसे ही गैस बंद करेंगे तो 5-10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद वो फिर से रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। उसी प्रकार से हमारे भी साथ होता है, और इसीलिए रेगुलरिटी बनाना ये एक मुश्किल बात होती है। क्योंकि देखो बोलता हर कोई है रेगुलर पढ़ो, कंसिस्टेंट रहो, तो बोलना बहुत आसान है, मेरे को भी पता है, लेकिन मुश्किल जाता है रियल में उसको अप्लाई करना। सो वो ध्यान रखो, एक कंसिस्टेंसी बना के रखो। लॉ का जो सब्जेक्ट है, मैं आपको लॉ पढ़ाऊंगा, बिजनेस लॉ। लॉ का जो सब्जेक्ट है, इसमें आपको वैसे 2 प्रकार के लॉ हैं। सो देखेंगे अपन 2 प्रकार के लॉ हैं, कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर लॉज। तो ये क्या है एक बार देखेंगे अपन, और पहले आज की क्लास में अपन यही सब चर्चा करेंगे कि क्या क्या आपके कोर्स में। आपको ये जो लॉ पढ़ना है, 100 मार्क का पेपर रहेगा, पता है आपको, सिंपल है। इसमें आपके 2 हिस्से हैं, एक है कॉर्पोरेट लॉ और दूसरा है अदर लॉज। कॉर्पोरेट लॉ यानी क्या, तो सिंपल कंपनी लॉ जो आपने पढ़ा था फाउंडेशन लेवल पे, थोड़ा बहुत आपने देखा था, वही चीज़ है, वही आगे के लेवल की है। जैसे आपने सेक्शन नंबर 1 to सेक्शन नंबर 10 पढ़ा था, याद है आपको, थोड़ा थोड़ा याद होगा, कुछ कुछ सुना सुना लग रहा होगा, सुना सुना लगना चाहिए, सुना सुना नहीं लगना चाहिए, तो सुना सुना लगना चाहिए कि हाँ ये कहीं तो भी सुना है। सो ये कुछ नहीं, कंपनी लॉ ही रहेगा इसमें। सो कंपनी लॉ देखेंगे अपन, थोड़ा बहुत आज मैं आपको एक्ट वगैरह भी बताऊंगा। आपने फाउंडेशन लेवल पे एक्ट से नहीं पढ़ा था, यहाँ पे मैं थोड़ा बेयर एक्ट वगैरह यूज़ करूंगा, और उसके थ्रू आपको इंटरप्रिटेशन वगैरह के बारे में बताऊंगा कि कैसे क्या आप लॉ को इंटरप्रीट करते हैं। इसके अलावा अदर लॉज जो है, इसमें रहेगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बहुत ही आसान, मजाक मजाक में पूरा आपने पिछले साल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ डाले थे, सिर्फ थोड़ा बहुत बचा था, पढ़े थे ना, तो बस थोड़ा बहुत बचा था। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, ऐसी कुछ चीज़ें थी, वो आप देखेंगे। जिन्होंने अर्ली बर्ड बैच किया था, अर्ली बर्ड जल्दी चिड़िया, तो जिसने किया था, हाँ, तो उन्होंने ये पढ़ चुका है। तो बहुत ही आसान है ये, वैसे सभी आसान है, यहाँ डिफ़िकल्टी लेवल कुछ नहीं होता, सिर्फ कोर्स वास्ट है और कुछ नहीं, हर चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे मैं एक चीज़ करूँगा कि आपने जो सोचा था वो नहीं होगा,
बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी, आपने सोचा अरे ऐसा होगा, वैसा नहीं होता, फिर आप बोलोगे ऐसा होगा, वैसा भी नहीं होगा, तो बदल जाएगी चीज़ें। तो कई बार ऐसा होता है कि आपने जो सोचा है उसके अपोजिट बताऊंगा मैं। अब आप में से ज़्यादातर लोगों ने फाउंडेशन मेरे से पढ़ा है, तो आपको जैसे सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कई बार चीज़ें बताया था, आपको हजम नहीं हो रही थी वो चीज़, आपको लग रहा था नहीं यार ऐसा कैसे, गुड्स तो लेके ही नहीं गया, पैसे तो दिया ही नहीं, ओनरशिप कैसे ट्रांसफ़र हुई, लगा था ना ऐसा, लगा था कि नहीं, याद आ रहा कि नहीं, भी भूल गए सब। तो वैसा यहाँ पे भी होने वाला है कि ऐसा लगेगा यार कैसे, ये तो गलत हो रहा है, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा, तो आप देखेंगे कि बहुत आसान हो गया है, सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी गारंटी, बेलमेंट प्लेज और एजेंसी, जो कि बहुत आसान है, पूरा डायग्राम्स के थ्रू और एग्जाम्पल्स के थ्रू ये खत्म हो जाएगा। इनफैक्ट सबसे आसान टॉपिक्स में से एक रहेगा वो यहाँ के। उसके बाद आप देखेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, ये सबसे डिफ़िकल्ट एक्ट माना जाता है पूरे कोर्स में, आप देखेंगे सबसे डिफ़िकल्ट इसको माना जाता है, जबकि इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बट लोग मानते हैं। तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये डिफ़िकल्ट है क्योंकि ये देखते नहीं है, वो रियल लाइफ में आपको दिखेंगी नहीं ये चीज़ें, तो इसीलिए ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। जैसे रियल लाइफ में आपने देखा होगा, एक चेक मिलता है आपको, तो आप क्या करते हैं, उस चेक को डाल देते हैं अपने बैंक में जाके, अपन कभी उसको एंडोर्स नहीं करते। इसमें दिखेगा एंडोर्स कर रहे हैं, फिर क्रॉसिंग कर रहे हैं, तो क्रॉसिंग होती है, लेकिन क्रॉसिंग के बाद फिर एंडोर्समेंट हो रहा है, तो आपको लगेगा यार क्रॉसिंग के बाद कैसे एंडोर्समेंट हो रहा है, तो होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता नहीं है और इसीलिए ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, ऐसा लगता है यार ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि आपने ये रियल लाइफ में नहीं देखा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कैसा है, वो रियल लाइफ में देखा है आपने, बट ये चीज़ें आपने रियल लाइफ में नहीं देखी, ठीक है। सो मैं जो बताऊंगा आप बस उसको मानते जाओ और आगे चलते जाओ, सब डाउट्स अपने आप क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और आखिर में जब आप देखेंगे पूरा एक्ट खत्म हो गया है, तो उसके बाद फिर आपका कोई डाउट नहीं बचेगा उसमें, ठीक है। देन इसके अलावा हम पढ़ेंगे लॉ को पढ़ते कैसे हैं। जनरल क्लॉजेस एक्ट है एक, जो आपको बचपन में एक सवाल आता था कि सर लेटर भेजा और बीच में गुम गया तो क्या होगा, ऐसा कुछ सवाल आते थे कई बार। ऑफर एक्सेप्टेंस में कुछ बच्चे पूछते थे कि सर मैंने एक्सेप्टेंस लिख के भेज दिया और रास्ते में गुम गया तो क्या होगा। सो ये कहाँ लिखा है, ये सब रूल्स हम पढ़ेंगे जनरल क्लॉजेस एक्ट में। बहुत ही सिंपल से रूल्स रहेंगे, जो कि आपको नहीं भी बताए तो पता रहते हैं, बट ये भी डिफ़िकल्ट मानते हैं कई बार बच्चे लोग, क्योंकि इसके थोड़ी वर्डिंग्स वगैरह डिफ़िकल्ट लगती है। बाकी ये बहुत आसान एक्ट है, इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं भी लिखा है तो हमको पता है, वो भी फिर भी लिख के दिया है। जैसे समझो, आप अगर समझो टू व्हीलर चला रहे हैं, 3 जन हैं, ट्रिप से चल रहे हैं आप लोग, और एक कोई सिग्नल आता है, सिग्नल तोड़ के आप भाग जाते हैं। अब सिग्नल तोड़ के भागोगे तो सामने पुलिस वाला रहेगा, वो रोकेगा, तो मामू आता है, रोकता है, आपको बोलता है चालान लगेगा, आप पैसे दे देते हैं, ठीक है। अब वैसे ही क्या होगा, आप पैसे दे देते मीन्स चालान के, वैसा नहीं कि अरे साहब रखो ना, वो अलग चीज़ हो गई, तो वो भी करते कई बार हम। सो वैसे ही समझो एक लड़की है, वो अगर सिग्नल तोड़ के जाती है और फिर उसको पुलिस वाले पकड़ते हैं, तो क्या उसको भी चालान लगेगा? लगेगा, जाहिर सी बात है, बताना पड़ता क्या है, ये कानून में लिखा है। कानून में ये लिखा है कि कानून में क्या लिखा होता है, ही विल बी लायबल, ही विल बी लायबल लिखा होता है। वो बोलेगी मैं तो शी हूं, तो वो बोलेगी मेरे को तो ये कानून नहीं लगता, तो क्या वो सही बोल रही? द आंसर इज नो। तो वही चीज इसमें लिखी है जनरल क्लॉजेस एक्ट में, एकदम जनरल वाली बातें, कि जब भी मैस्कुलाइन वर्ड्स होंगे तो इट विल इंक्लूड फेमिनाइन, और इसके अलावा सिंगुलर विल इंक्लूड प्लूरल, इस प्रकार से सब जो चीज़ें हैं ये चीज़ें इसमें बताई गई है, एकदम बेसिक वाली चीज़ें, ठीक है। या लेटर भेजा और लेटर नहीं पहुंचा तो क्या होगा, ये सब एकदम बेसिक। दिन कैसे काउंट किए जाएंगे, डिस्टेंस कैसे काउंट किए जाएंगे, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से आपको जाना है पुणे तक के, तो डिस्टेंस कैसे काउंट किए जाएंगे, क्या रोड से काउंट किए जाएंगे क्या? तो आंसर इज नो। ये रोड से तो जब हम जाते हैं तब काउंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे जब हम डिस्टेंस वगैरह काउंट करते हैं तो हम एरियल डिस्टेंस देखते हैं। तो एरियल यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक के सीधी लाइन में क्या डिस्टेंस आएगा वो देखते हैं। तो ये सब जनरल पॉइंट्स इसमें बताए गए। सो अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, ये जो जनरल क्लॉजेस एक्ट है इसमें जो रूल्स बताए हैं वो अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो बहुत ही आसान रहेगा ये भी। और एक रहेगा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। तो स्टैट्यूट का मतलब होता है एक मूर्ति, नहीं वो अलग होती है, वो स्टैच्यू होता है। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट यानी
कानून को कैसे इंटरप्रेट करोगे? स्टैट्यूट का मतलब है कानून। अब आपको थोड़ा बहुत ये चीज़ें पता है, स्टैट्यूट, लॉ, एक्ट पता है, डिफरेंस किस किस को पता है? किसी को याद है क्या? फाउंडेशन में थोड़ा बहुत मैंने बताया था, लॉ, एक्ट, इनका डिफरेंस याद है किसी को? किसी को भी? हाँ हाँ, लॉ इज़ अ वाइडर वर्ड। लॉ में एक्ट तो आता ही है, इसके अलावा केस स्टडीज़ भी आती, केस लॉज, फिर कई नोटिफिकेशंस वगैरह भी होंगे, जुडिशियल डिसीजंस होंगे, तो ये सब चीज़ें, कस्टम्स होंगे, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इवन रूल्स होते हैं। अब रूल्स क्या होते हैं वो भी हम देखेंगे, वैसे हमने थोड़ा बहुत देखा है फाउंडेशन लेवल पे। जो कंपनी लॉ है, इट इज़ अ रूल बेस्ड एक्ट। रूल बेस्ड एक्ट मीन्स इसमें बहुत सारी चीज़ रूल्स में दी हुई है। अभी मैं आपको बताऊंगा, अपन थोड़ा एमसीए की साइट पे जाके भी देखेंगे कि एक्ट कैसे क्या होता है, ठीक है। सो स्टैट्यूट यानी क्या? स्टैट्यूट का मतलब होता है रिटन लॉ। तो अभी फिलहाल आप लॉ मान सकते हैं, बट इसका मतलब होता है रिटन लॉ। वैसे मैं जब ये पूरा डिटेल में बताऊंगा तो मैं पूरा बताऊंगा। रिटन लॉ, रिटन का मतलब वापस करना, नहीं वो वाला रिटन नहीं, रिटन मीन्स लिखा हुआ। कभी कभी मैं एकदम पांचट मारूंगा, लेकिन जरूरी रहेगा। अब क्या है, इतने, एक तो आप सुबह से थके हारे रहेंगे, उसमें भी आप इतने देर पढ़ने के बाद आएंगे, तो मैं कुछ ना कुछ हरकतें करते रहता हूँ ऐसा। हाँ, वैसी हरकतें नहीं होगी जैसे मैं वीडियो में करता हूँ, वीडियो में मैं ही जोक मारता, मैं ही हंस रहा तो ऐसा होता है। हाँ ऐसा होता है, यहाँ आप नहीं देखोगे, यहाँ ऐसा नहीं मैं जोक मार रहा मैं ही हंस रहा, तो मैं नहीं हंसूंगा यहाँ पे, बट हाँ मैं जोक वगैरह फालतू के मारते रहूँगा, एकदम ही बकवास वाले। आप बोलोगे क्या सर इतना बेकार, तो हाँ लेकिन मैं ऐसा करूँगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपको रिटर्न लॉ के बारे में बताया जाएगा कि स्टैट्यूट यानी रिटर्न लॉ कैसे इंटरप्रेट करना है। सो ध्यान रखो, जब मैं स्टैट्यूट बोलता हूं तो स्टैट्यूट एक रिटर्न लॉ है, मींस इट इज अगेन अ वाइडर वर्ड। इसमें एक्ट आता है, रूल्स आते हैं, पर इसमें जुडिशियल डिसीजंस नहीं आते। जुडिशियल डिसीजंस क्योंकि रिटर्न लॉ नहीं है, वो लिखे नहीं थे कहीं, वो तो बाद में कोर्ट में केस हुआ और उन्होंने फिर उसको लॉ का हिस्सा बनाया। सो एक हिसाब से आप देखोगे तो स्टैट्यूट नैरोअर वर्ड है देन लॉ, लॉ वाइडर वर्ड होता है, ठीक है। तो रिटर्न लॉ को आप स्टैट्यूट बोलते हैं। जो लिखा है, जो पार्लियामेंट ने लिखा है वो हो सकता है, या फिर जो गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं कुछ, वो हो सकते हैं। तो ये सब जो रिटर्न है इसको हम बोलते हैं स्टैट्यूट। तो इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अलग अलग रूल्स होते हैं, रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, लिटरल इंटरप्रिटेशन, तो ऐसे बहुत सारे रूल्स होंगे। इन रूल्स के ऊपर अपन चर्चा करेंगे और ये काफ़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। सो इसमें भी वर्ड्स थोड़े ऐसे रहेंगे जो कि आपको हैरी पॉटर के स्पेल्स जैसे लगेंगे, तो ऐसे दिखते हैं आपको। फाउंडेशन में भी देखे थे आपने, नेमो डेट क्वेड नॉन हैबैट, सुना था ना ऐसा कुछ? बस वैसे ही वर्ड्स यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेंगे, बट ऐसा डरने की बात नहीं है, बहुत ही आसान सा कानून रहेगा वो भी। तो इनफैक्ट ये लॉ नहीं, ये एक्ट नहीं है, ये एक्ट है, ये एक्ट है, ये एक्ट है, बट ये एक्ट नहीं है। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट ये रूल्स है, ठीक है। ये कुछ रूल बनाए हैं, ये कोई कानून नहीं है। कानून पढ़ना कैसे वो बताया है, ठीक है। देन कंपनी लॉ जो है, इसमें हम कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ते हैं, पता होगा आपको, बहुत ही आसान, पढ़े थे ना? कितने सेक्शंस पढ़े थे? 10 सेक्शन। अब हम पढ़ेंगे बस इतने से पढ़े, हाँ तो इतने से कितने सेक्शन है? 470 टोटल सेक्शन है इसमें, बस। तो हम इतने से ही पढ़ने वाले हैं। तो आपने जो फाउंडेशन में पढ़ा था वो सिर्फ एक ट्रेलर था। अब पिक्चर है, पिक्चर का भी पार्ट 1 है ये, पार्ट 2 आप फाइनल लेवल पे देखोगे। 2 पार्ट में ये पिक्चर है। तो जैसे आपने बाहुबली देखा था, द एंड द बिगनिंग, तो वैसे ही है, ये बिगनिंग है अभी, तो फिर बाद में एंड अगले साल रहेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे 148 तक पढ़ेंगे, 149 टू 470 ये आपको फाइनल लेवल पे रहेगा, ठीक है। तो फाइनल में भी लॉ है, लॉ आपको हर जगह हर लेवल पे है, तो लॉ का इंपॉर्टेंस वहीं से समझ में आना चाहिए आपको। अकाउंट्स और लॉ ये 2 ही सब्जेक्ट हैं जो हर लेवल पे है आपको, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए है, 2 ही सब्जेक्ट है, बाकी कोई सब्जेक्ट आपको हर लेवल पे नहीं रहेंगे। और ये 2 ही सब्जेक्ट है जो राइटिंग में है, आप देखो फाउंडेशन में भी ये राइटिंग में है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तो रियल लाइफ में आपको ये बहुत काम आता है। इनफैक्ट जो टैक्स भी आप पढ़ रहे हैं, टैक्स भी लॉ है, टैक्स लॉज होते हैं, वो भी एक्ट होता है, इनकम टैक्स एक्ट, तो वो भी लॉ है, ठीक है। तो ये लॉ जो है यही आपको पूरा आपका जीविका कमाने का साधन होगा।
इससे ही आप पैसा कमाने वाले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, 1 to 148। तो 1 से 10 तक तो ऑलरेडी आपको पता है, बट इसको भी और थोड़ा डीप में जाके हम पढ़ेंगे अब। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता थी, वो भी अब पता लगेगी। अब पहले मैं आपको वेटेज बता देता हूँ। ये बुक मिली होगी आपको, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस, छोटी सी बुक है एक। अच्छा ठीक है, थोड़ी बड़ी हो गई। आपको 3 बुक मिलेगी। पहली है टेक्स्ट बुक कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ की, दूसरी रहेगी क्वेश्चन बैंक, तो क्वेश्चन बैंक भी छोटी सी है, सो क्वेश्चन बैंक रहेगी, और तीसरी रहेगी आपकी अदर लॉज। ये 3 बुक मिलेगी, और एक कलर शॉर्ट नोट्स मिलेंगे जो कि बहुत शॉर्ट होते हैं, तो शॉर्ट नाम ही है उसका शॉर्ट नोट्स, तो शॉर्ट होते हैं वो, और वो बहुत काम भी आएंगे आपको। आपने अगर फाउंडेशन में देखा होगा तो मेरे एक शॉर्ट नोट्स थे जो कि 75-80 पेजेस में पूरा ख़त्म हो जाता था, पूरा लॉ कंप्लीट होता था, और आपने नोटिस किया होगा उसमें कुछ स्किप नहीं किया था, 100% था वो कॉम्प्रिहेंसिव, तो 100% चीज़ें कवर होती हैं। वैसे यहाँ पे भी मिलेंगे आपको। तो 100 पेज में लगभग ट्राई किया हूँ मैंने, बट थोड़े से बढ़ गए पेज, तो ठीक है 100 पेज मान लेते हैं अपन, तो 100 पेज में आपको पूरे ये कंप्लीट होके मिल जाएगा। 100 ही पेज पढ़ना है आपको। ये देख के ऐसा तो नहीं लग रहा सर इतनी बड़ी बुक कैसे पढ़ेंगे, लग रहा क्या ऐसा? ऐसा अगर लग रहा होगा तो सोच के देखो, फाउंडेशन में भी आपने यही सोचा था, पूछा था आपने कि सर इतना सारा पढ़ना है क्या सर, सर इतना सारा कैसे पढ़ेंगे? लेकिन पढ़े कि नहीं पढ़े ना आपने? ये भी पढ़े, साथ में इंग्लिश भी पढ़े। तो होता है जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं ना, अपना लेवल बढ़ता है। मैं डरा नहीं रहा, ऐसा डरो मत, डर लग रहा होगा तो ऐसा मेरे को बता सकते हैं आप, सर हो गया रहने दो, तो मैं फिर नहीं बताऊंगा ज़्यादा, तो मैं बाद में धीरे धीरे फिर बताते रहूँगा ऐसा। सो लेकिन हाँ, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आसानी से सब चीज़ कवर होंगी। आपको ऐसा लगेगा पहले कि सर इतनी बड़ी बुक, जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको लगेगा कितना आसान है, तो आसान होते जाएगा धीरे धीरे सब चीज़। तो आज तो खैर एकदम मैं पढ़ाने के ऊपर एकदम चर्चा नहीं करूँगा, बट थोड़ी बहुत चीज़ें आपको बेसिक बताऊँगा। हाँ, ये मेरे बारे में बताया थोड़ा बहुत, ठीक है। हाँ, क्या क्या है ये देख लेते हैं अपन। इंट्रोडक्शन टू कंपनीज। एक कंपनी आएगी, वो बताएगी मेरा नाम कंपनी है, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ। नहीं, वैसा नहीं, कंपनी कैसे कैसे होती है ये देखेंगे अपन, ठीक है। तो ये ऑलरेडी इसका कुछ हिस्सा आपने पढ़ चुका है, जैसे आपने डॉर्मेंट कंपनी पढ़ा होगा, डॉर्मेंट, गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, तो ये सब थोड़ा बहुत पढ़ा है, प्राइवेट, पब्लिक, ओपीसी, तो वही चीज़ें हैं थोड़ा और डीप में। तो थोड़ी सी चीज़ें इसमें नहीं होगी, बाकी रिवीजन होगा, बट रिवीजन भी होगा तो मैं ज़्यादा डीप में जाके बताऊंगा, जैसा फाउंडेशन में पढ़ाया था उस लेवल पे नहीं रहेगा, थोड़ा और डीप में जाएंगे अपन वही चीज़ों में, ठीक है। जैसे फॉरेन कंपनी आपने ऊपर ऊपर पढ़ा है, फॉरेन कंपनी मीन्स फॉरेन में रजिस्टर हुई, बट उसको और डीप में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। कंपनी बनती कैसी है ये देखेंगे, जो ऑलरेडी आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में भी पता है। इसमें भी कुछ नए सेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी जो है, ये भी बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, जिसमें सेक्शन नंबर 7, 8 ये होता है। पता है आपको सेक्शन 7 याद है कुछ? इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी भूल गए? याद भी है, अरे वाह। सेक्शन 8 है, सेक्शन 8 में क्या था? हाँ, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज। तो सेक्शंस भी याद है आपको, लेकिन रटने की ज़रूरत नहीं है सर, रटो वटो मत। तो हाँ ठीक है, पढ़ पढ़ के याद हो जाती है बातें, तो ठीक है। सो हाँ, तो वो सब चीज़ें पढ़ेंगे अपन यहाँ पे फिर से, जो सेक्शंस आपने ऑलरेडी पढ़े हैं फॉर्मेशन के वो पढ़ेंगे, और थोड़ा और डीप में जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये भी पता है आपको, लेकिन इसमें भी और डीप में जाएंगे। आपने यमो ये ओ ये पढ़ा था ना, यमो ये, लेकिन ये सिर्फ आपको बेसिक पता है। अब हम देखेंगे इसमें बदलाव कैसे करना। फाउंडेशन में आपको क्वेश्चन आता था, सवाल आता था कि सर ये बदल नहीं सकते क्या, सर अपने को कुछ और काम करना है तो बदल के कर सकते क्या, ऐसा पूछते थे। मैंने बोला था कि आगे बताऊंगा बाद में, और वो बात कभी आया नहीं, तो अभी आया है वो। तो मैंने बोला था कि कुछ चीज़ें बाद में आएगी, लेकिन बाद में कब? तो इंटरमीडिएट लेवल पे। तो वो चीज़ें अब यहाँ पे हमको पढ़ना है, सेक्शन नंबर 13 रहेगा, 14 रहेगा, 12 रहेगा, तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा कि मेमोरेंडम बदलते कैसे हैं, क्या बदल सकते, क्या नहीं बदल सकते, बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसकी परमिशन लेना पड़ेगा, तो ये सब चीज़ें अपन डिटेल में समझेंगे। देन प्रॉस्पेक्टस, बहुत आसान रहेगा ये भी। प्रॉस्पेक्टस जब एक
पब्लिक को इशू कर रहे हैं आप कोई भी चीज़, कोई भी सिक्योरिटीज, तब लगता है, ये देखेंगे। शेयर कैपिटल बकवास है, पढ़ेंगे। बकवास है ना, बहुत आसान है शेयर्स क्या होते वगैरह। तो लेकिन यहाँ पे भी चेंज है, इतना आसान भी नहीं है। इतना आसान होता तो हर कोई सीए बन जाता, तो इतना आसान भी नहीं है। और मैं आपको बता दूं, लॉ में काफ़ी लोग लटक जाते हैं, पता होगा आपको। लॉ में काफ़ी लोग रह जाते हैं क्योंकि थेरोटिकल होता है, लिखने का प्रैक्टिस नहीं होती, तो उसके कारण दिक्कत जाती है। तो लॉ हो गया, टैक्सेशन हो गया, इसमें काफ़ी लोग थोड़ा प्रैक्टिस नहीं करने के कारण पीछे रह जाते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या है ना, दो तो प्रैक्टिकल है। अकाउंट्स तो अपन बैठ के कैसे भी सॉल्व करते हैं, कॉस्टिंग भी आपको सॉल्व करना है तो आपको ऐसा लगेगा चलो ये सॉल्व कर लो। लेकिन ये है ना, इसमें इच्छा नहीं होती। ये सब्जेक्ट में ऐसा है कि अपन बस ऐसा सोचते हैं कि बस हमको सर बता दो पूरा क्या एग्जाम में आने वाला क्या नहीं आने वाला, बट वो एटीट्यूड लेके हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपन पूरी चीज़ पढ़ेंगे, कुछ भी एग्जाम में आ सकता है। फाउंडेशन में आपने देखा ही है, तो कुछ भी आता है जो आपने सोचा होगा ये तो हाँ ये नहीं पूछते, वो भी आ गया एग्जाम में। हाँ ऐसा होता है, तो आपने सोचा होगा ना अरे हट ये कौन पूछता है, फिर वो आया, देखो मैं आ गया। तो ऐसा भी होता है, हाँ ये होता है, एक्चुअल में होता है। सो वैसा यहाँ पे भी होता है, इसीलिए कोई भी चीज़ आपको ऑप्शन में नहीं छोड़ना है। फिर अलॉटमेंट एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स वगैरह ये देखेंगे अपन। राइट इशू क्या होते हैं, बोनस इशू क्या होते हैं, वो भी ये दोनों में ही कवर हो जाएगा। राइट इशू, राइट शेयर्स, नाम सुना होगा आपने। राइट होता है और रॉन्ग होता है। नहीं, राइट एंड रॉन्ग नहीं होता, राइट और लेफ्ट होता है। नहीं वो भी नहीं होता। तो राइट इशू होता है और बोनस इशू होते हैं, ये क्या होते हैं ये अपन देखेंगे। ठीक है, और ध्यान रखो, अगर आपने फाउंडेशन में शेयर्स छोड़ा भी होगा, कई बार होता है ना फाउंडेशन में शेयर्स का टॉपिक छोड़ दिया अपन ने, अकाउंट्स का, अकाउंट्स में था ना शेयर्स डिबेंचर्स, अरे छोड़ो 10 मार्क छोड़ो, तो ऐसा छोड़ा होगा तो एक बार घर जाके पढ़ लेना। हाँ एक्चुअल में ये छोड़ के आते हैं बहुत सारे लोग, तो फाउंडेशन तो निकल जाता है, पर इंटर में बहुत सारी चीज़ें शेयर्स की, और इंटर में आपको इसका नॉलेज लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। और देखो ये सब कनेक्टेड है, जो अपन लॉ में पढ़ेंगे ना ये आपको अकाउंट्स में दिखेगा, खास तौर पे अकाउंट्स 2 में। अकाउंट्स 2 में हम देखेंगे कि ये जो चीज़ है इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है। शेयर्स जब इशू हुए तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, जब रिडीम होंगे प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह तो अकाउंटिंग कैसे होगी। फिर उसमें दिखेगा आपको रिजर्व्स बन रहे हैं, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व वगैरह, तो वो रिजर्व क्यों बन रहे हैं वहाँ पे बनाना है, लेकिन वो क्यों बना रहे वो यहाँ लिखा है, कितने रुपए के बना रहे वो यहाँ लिखा है। तो ये सब चीज़ें अपने को यहाँ से समझना है। अगर आपका लॉ कमज़ोर रह गया तो अकाउंट्स भी कमज़ोर रह जाएगा। ठीक है, तो अकाउंट्स भी है। इसके अलावा टैक्सेशन में थोड़ा बहुत कहीं कहीं आता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं आता, बट थोड़ा बहुत उसमें भी राइट शेयर्स वगैरह के बारे में आता है। फॉरफीचर वगैरह के टैक्सेशन में कुछ प्रोविजंस है, उसमें भी आपको ये थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। तो इसीलिए यहाँ पे आप पढ़ो, और 2-3 जगह काम आती है ये चीज़ें। ऑडिट में भी बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे लॉ से रिलेटेड है। तो ये चीज़ें भले ही आपको यहाँ पे एकदम थेरोटिकल है, बट इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप अकाउंट्स में देखते हैं। खास तौर पे अकाउंट्स 2 जो है एडवांस अकाउंट्स, उसमें यही चीज़ है। एक्चुअली अकाउंट्स 1 में आपको बताया गया है कि हम कैसे अकाउंटिंग करेंगे। जैसे कंपनी ने बोनस शेयर्स दे दी तो मैं अपने बुक में क्या करूँगा, ये आपको अकाउंट्स 1 में दिखता है। अकाउंट्स 2 में आपको वही चीज़ कंपनी के बुक्स में दिखती है कि कंपनी उसको कैसे अकाउंट करती है। तो कंपनी की अकाउंटिंग पढ़ते हो आप उसमें, ज़्यादातर आप उसमें देखेंगे कंपनी क्या करेगी, कंपनी जब राइट इशू करती है तो कैसे अकाउंटिंग करेगी, ये सब चीज़ें आप देखोगे। फिर ट्रांसफ़र ऑफ शेयर सिंपल है। मेंबरशिप ये भी सिंपल है। आपने एक सवाल पूछा था बचपन में मुझसे, मैंने बोला था मेंबर्स और शेयर होल्डर्स को सेम मान लो, आपने मान लिए थे, ठीक है सर मान लिया। लेकिन मैंने बोला था अलग होते हैं, थोड़ा सा फ़र्क होता है। कभी एक व्यक्ति मेंबर होगा शेयर होल्डर नहीं होगा, कभी शेयर होल्डर होगा मेंबर नहीं होगा। और एक आध एग्जाम्पल भी दिया था मैंने, जैसे इफ़ द कंपनी इज़ लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, तो वहाँ सिर्फ मेंबर होगा बट शेयर होल्डर नहीं होगा। तो ऐसा कुछ मैंने बताया था, तो वो और डिटेल में अपन यहाँ मेंबरशिप में पढ़ेंगे। सिंपल है। कंपनी डिपॉजिट एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर। बोरिंग पैसा लेके आना, डिबेंचर चार्ज एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर। सर सभी इम्पॉर्टेंट है, हाँ लगभग। और इसके बाद के ये 4 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, तो एकदम A+ कैटेगरी के क्वेश्चंस आएंगे इस पर। खासतौर पे मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें मीटिंग्स वगैरह के बारे में बताया जाएगा। डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो फोकट के मार्क्स हैं। पेमेंट ऑफ डिविडेंड एकदम फ्री के मार्क्स हैं। अकाउंट्स ऑफ द कंपनी ये ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं बट ठीक है। और ऑडिट एंड ऑडिटर्स खूब इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट। और ख़ास बात यह है, ये आपको
फिर से मिलेगा ऑडिट में फ्री फ्री फ्री, तो ये फ्री मिलने वाला है आपको। हाँ, ये वैसे ही वैसा का वैसा ये आपको कंपनी ऑडिट में पढ़ना है। ऑडिट जो यहाँ पे आप पढ़ोगे ये एक्चुअली ऑडिट एंड ऑडिटर्स है, ये कंपनी लॉ में दिया है और यही चीज़ आप ऑडिट में पढ़ते हैं, वैसा का वैसा। तो आपको ये यहाँ 20 मार्क का आएगा, वहाँ भी 20 मार्क का आएगा, तो 40 मार्क आपको कवर करता है। तो मैंने पिछले जो देखा हूँ क्वेश्चन पेपर्स, उसमें लगभग ये 12 से 18 मार्क तो आया ही है, पर कुछ पेपर्स में इवन 20 मार्क का भी आया है, ठीक है, एक ही चैप्टर। और ये जाहिर सी बात है पूछा भी जाएगा क्योंकि हमारे से रिलेटेड है। हम कौन है? हम ऑडिटर्स हैं, हम लोग ऑडिट करने वाले हैं आगे चल के। तो ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा, कौन रहेगा, तो आप कैसे अपॉइंट होगे ये पूछा जा रहा है। तो कंपनी के केस में अगर आपको ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन है इसमें, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा आपको। जैसे ये ऑडिट एंड ऑडिटर्स का मैंने आपको बताया, इस प्रकार से आपको एएस वगैरह होते हैं, एएस वगैरह भी आप देखेंगे कि एक जगह पढ़ो और वो 3 जगह काम आते हैं, अकाउंट्स 1 में, 2 में और ऑडिट में। तो इसीलिए ऐसी चीज़ें आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से करना चाहिए जो 2-2, 3-3 जगह कवर होती है, क्योंकि उससे आपको जो कम मेहनत में ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना है तो वो आपको हेल्प करेंगे ऐसे वाले टॉपिक, ठीक है। फिर थोड़ा एक्ट के बारे में बताने के पहले मैं चाहता हूँ कि हम थोड़ा एमसीए की साइट पे जाके देखें, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। आपको थोड़ा एक्ट वगैरह के बारे में जानकारी देता हूँ मैं। ये अंकल को जानते होंगे आप, देखो कंपनीज एक्ट इसमें दिया रहता है, ये है कंपनीज एक्ट, ये बेयर एक्ट है एकदम। आपने ये पढ़ा है कंपनीज एक्ट, चैप्टर वाइज डिवाइड किए जाते हैं। चैप्टर वाइज क्यों? तो चैप्टर मीन्स एक एक प्रकार की चीज़ एक एक जगह पे जमा कर दिया, इसको हम बोलते हैं चैप्टर। कुछ लोग भी होते हैं वो चैप्टर होते हैं, वो अलग होता है। तो चैप्टर, तो चैप्टर वाइज क्यों? क्योंकि जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे प्रिलिमिनरी, ये चैप्टर 1 में रखा। जितने भी फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड चीज़ें चैप्टर 2 में रखा। फिर प्रॉस्पेक्टस अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज चैप्टर 3 में रखा। इस प्रकार से एक प्रकार की चीज़ें एक जगह पे रहती है आपको। फिर उसमें अंदर अलग अलग सेक्शन होंगे कि प्रॉस्पेक्टस में शेल्फ प्रॉस्पेक्टस, रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस। अब ये वर्ड्स आपको नए नए लगेंगे, रेड हियरिंग। मैं आपको ये भी मीनिंग पूरा समझा के बताऊंगा कि ये नाम क्यों रखा, रेड हियरिंग क्या होता है ये भी बताऊंगा। रेड हियरिंग एक मछली का नाम है, तो मछली के ऊपर वो नाम से बनाया, वो तो क्यों बनाया कैसे बनाया बताऊंगा मैं। तो मछली रहती है, देखे होंगे आपने, वैसी ये भी होती है। ये नहीं होती, यहाँ मछली वछली नहीं है, बट इसका नाम क्यों रखा इसके पीछे की कहानी पूरा मैं आपको बताऊंगा। तो इस प्रकार से चैप्टर्स का अरेंजमेंट होता है और इसमें सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन जो होता है ये इंट्रोडक्शन ही होता है, शॉर्ट टाइटल, जिसमें नाम लिखा होगा द एक्ट विल बी कॉल्ड एज द कंपनीज एक्ट 2013। फिर एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, ये कहाँ कहाँ लगता है, तो ये खुद के बारे में बता रहा है। तो कंपनीज एक्ट खुद का इंट्रोडक्शन देगा, मेरा नाम है कंपनीज एक्ट 2013, मैं पूरे भारतवर्ष में एक प्रकार से लागू होता हूँ। तो इस प्रकार से ये बताया जाएगा, ठीक है। फिर डेफिनेशंस होती है सेक्शन 2 में। सर क्या डेफिनेशन सिर्फ सेक्शन 2 में ही होती है? द आंसर इज नो, ज़रूरी नहीं, बट ज़्यादातर एक्ट में आप देखेंगे सेक्शन 2 में डेफिनेशंस होती है, ठीक है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप और कोई एक्ट में जैसे जनरल क्लॉजेस एक्ट में देखेंगे सेक्शन नंबर 3 में दिया है डेफिनेशंस। इवन इनकम टैक्स एक्ट में कुछ डेफिनेशन सेक्शन 2 में है, कुछ सेक्शन 3 में भी दिखेगी आपको। तो सेक्शन 3 में भी प्रीवियस ईयर वगैरह डिफाइन किए है। तो ऐसे अलग अलग डेफिनेशन के सेक्शंस हो सकते हैं। अब डेफिनेशन इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि हर एक्ट में उसकी डेफिनेशन लगती है। जैसे कंपनीज एक्ट में कंपनी का क्या मतलब है, कई बार डेफिनेशन आपको दिखेगा कि इतनी आसान, कंपनी मीन्स द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, तो कुछ नहीं समझता। पर ये जो डेफिनेशन है ये यहाँ लगेगी। हो सकता है किसी और एक्ट में कंपनी की डेफिनेशन कुछ और हो, इनकम टैक्स एक्ट में कुछ और हो सकता है। तो हर एक्ट में अलग डेफिनेशन हो सकती है। सिक्योरिटी हो गई, तो यहाँ सिक्योरिटी का क्या मतलब है? सिक्योरिटी मीन्स पता है आपको, शेयर्स, डिबेंचर्स, ये सब सिक्योरिटीज़ है, बॉन्ड्स, ये सिक्योरिटीज़ है। वहीं अगर मैं बाहर जाके बोलूँगा सिक्योरिटी, तो कोई क्या मानेगा उसको? वो इसको नहीं मानेगा सिक्योरिटी, वो मानेगा सिक्योरिटी मीन्स सेफ्टी। तो देखो डेफिनेशन बदलती है। अगर आप कोई विमेन एम्पावरमेंट का कोई एक्ट पढ़ रहे हैं, उसमें सिक्योरिटी का मीनिंग अलग रहेगा, यहाँ सिक्योरिटी का मीनिंग अलग है। सो हर एक्ट में उसकी अलग डेफिनेशन होती है
आप उसकी ही डेफिनेशन को यूज़ करते हैं। हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा आप कोई और डेफिनेशन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, बट जनरली ऐसा होगा कि जिसकी डेफिनेशन उसमें दी है तो वही यूज़ करोगे। अगर वो वहाँ नहीं दिया है तो फिर आप कोई और डेफिनेशन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो अपन देखेंगे इंटरप्रिटेशन में। फिर इनमें से कुछ सेक्शंस आपने पढ़ चुके हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, मेमोरेंडम। तो मेमोरेंडम भी पढ़ा था आपने बचपन में, सेक्शन नंबर 4। तो ये सेक्शन से लाइन से चल रहा है 4। तो MOA 5 आर्टिकल्स। जब हम CA करते हैं तो बाद में एक CA के अंडर में हमको आर्टिकलशिप करना पड़ता है, तो नहीं वो नहीं, ये अलग है। तो ये आर्टिकल्स मीन्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, तो ये अलग है। फिर एक्ट टू ओवरराइड मेमोरेंडम आर्टिकल्स, ये भी पढ़ चुके हो आपने। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी सेक्शन 7, 8, 9, 10, 11 देखो ओमिट हो गया ओमिट होना है इन्हें, नहीं वो अलग है, वो वोमिट होता है, ओमिट होना है इन्हें हटा दिया। तो 11 हटा दिया था, बट फिर से उनको लगा नहीं यार ये गड़बड़ हो गई, कुछ तो भी होना चाहिए यहाँ, तो फिर से लाया। और यहाँ पे एक नया सेक्शन दिखता है आपको 10A, जो आपने फाउंडेशन में पढ़ा है। तो फाउंडेशन में एक 10A सेक्शन पढ़े थे, वो कुछ नहीं है, 11 है। 11 क्योंकि ऑलरेडी था तो फिर से 11 नाम नहीं रख सकते थे, तो 10A लाया गया। ठीक है, तो 10A इसीलिए क्योंकि 11 नहीं तो मैं बाद में कोट करूंगा, तो हो सकता है कि एक टाइम के पहले 11 कुछ और बोलता था और एक टाइम के बाद कुछ और बोल रहा है, तो गड़बड़ हो जाएगी, इसीलिए फिर से 11 नंबर नहीं दे सकते आप। तो आप वहाँ पे 10A डालेंगे क्योंकि आपको 10 के बाद चाहिए वो सेक्शन, बट 11 ऑलरेडी था, तो आप 11 फिर से नहीं दे सकते, तो आप वहाँ पे 10A डालेंगे। यहाँ तो ऐसे ही है, आप जब टैक्सेशन पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे सेक्शंस है। 80 में आप पढ़ोगे 80C, 80CC, 80CCC, 80CCD और भी हैं, तो 80G, 80GG, 80GGB, 80GGA ऐसे हैं, तो बहुत सारे सेक्शंस हैं वहाँ पे। तो ये सब जो सेक्शंस है अमेंडमेंट के द्वारा आए हैं। आपको कंपनीज एक्ट में उतने ज़्यादा नहीं दिखेंगे ऐसे सेक्शंस, क्योंकि ये नया एक्ट है, तो नया है वह, तो ये एक्ट अभी अभी बना है, तो इसमें ऐसे अमेंडमेंट्स बहुत नहीं हुए। फिर भी अमेंडमेंट्स कितने हुए, देखो अमेंडमेंट हुआ था 2015 में, ये एक अमेंडमेंट एक्ट है। 2015 में अमेंडमेंट हुआ था। कैसे होता है अमेंडमेंट? बाय पब्लिशिंग इन द ऑफिशियल गजेट, गजेट ऑफ इंडिया। ये अमेंडमेंट एक्ट है, द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015। ठीक है, तो इसमें अमेंडमेंट किए जाते हैं, तो इसके थ्रू किए जाते हैं, कौन सा सेक्शन लाना कौन सा सेक्शन हटाना, डरने की ज़रूरत नहीं, हम इसके थ्रू नहीं पढ़ेंगे। तो ये 2015 में अमेंडमेंट हुआ, फिर 2017 में हुआ, फिर 19 में हुआ, तो हर 2 साल में अमेंडमेंट होते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो ऐसा नहीं रहता, हर 2 साल में होते हैं। तो यहाँ पे हुए, 17 में हुआ, 19 में हुआ। कुछ ऑर्डिनेंस है, ऑर्डिनेंस क्या होता है ये भी बताऊंगा मैं। तो एक्ट और ऑर्डिनेंस के बीच का डिफरेंस, बिल है बिल, तो ये बिल दिखेगा आपको एक, तो अंदर आप देखोगे इसमें भी एक्ट लिखा है, बट अभी बिल बोल रहे हैं इसको हम। तो क्यों? क्योंकि जब तक प्रेसिडेंट की असेंट नहीं मिलती तब तक के आप उसको बिल बोलेंगे। ठीक है, तो ये बिल है, ये आगे अमेंड होके एक्ट बन जाएगा, तो इट विल बी कॉल्ड एज अमेंडमेंट एक्ट 2020। ठीक है, तो ये बिल तब रहता है जब तक कि ये पास नहीं हुआ, या पास हो गया बट इस पर साइन नहीं मिली प्रेसिडेंट की। तो ये फाउंडेशन पे बताया था, एक बार फिर से मैं बताऊंगा कि कोई भी कानून बनता क्यों है। सो देखते जाएंगे अपन। फिर इसके अलावा सिर्फ इतना पढ़ लेने से लॉ खत्म नहीं होता, इसके अलावा आपको रूल्स पढ़ना पड़ता है। कंपनीज एक्ट में बताया है कि क्या करना है, जैसे कंपनी इनकॉर्पोरेट करना है ये सेक्शन 7 बताता है, पर कौन सा फॉर्म लगेगा ये कहाँ लिखा है, ये रूल्स में लिखा है। फिर कितने दिन में इनकॉर्पोरेट करना, कहाँ एप्लीकेशन करना पड़ेगा, कितने रुपए लगेंगे, ये सब चीज़ एक्ट में नहीं लिखी जाती, क्योंकि सोच के देखो कल चल के बदल जाएगा। उन्होंने 1000 रुपये फीस रखे थे, कल चल के उनको 2000 करना है, तो क्या एक्ट अमेंड करते बैठेंगे क्या? तो नहीं, इसीलिए रूल्स में लिख दिया जाता है। तो रूल्स में बताया जाता है कि 1000 रुपये लग रहे, और रूल्स बदलना आसान होता है, रूल्स में गवर्नमेंट डायरेक्टली बदल सकती है। पर एक्ट अगर बनाना है या अमेंडमेंट करना है तो उसको फिर बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में पहले पास करवाना पड़ता है, उसके बाद फिर प्रेसिडेंट की एसेंट मिलती है, फिर वो एक्ट बनता है। और उसमें भी बड़े झगड़े होते हैं, चर्चा होती है, आपने संसद देखे होंगे जिसमें डिस्कशन होता है, डिस्कशन छोड़ो झगड़ा होता है, तो एक दूसरे को मारते पीटते भी हैं, कुछ भी होता है उसमें। सो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहता है ये, क्योंकि एक्ट बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए बहुत सारी साधारण सी जो चीज़ें हैं वो रूल्स में बता देते हैं। तो रूल्स भी है इसमें,
रूल्स होते हैं बहुत सारे, जैसे कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर अमेंडमेंट रूल्स। तो ये बहुत सारे रूल्स हैं। 2021 में आप देखेंगे इतने से ही रूल आए। तो अभी लेकिन चल रहा क्या है, फरवरी, तो इतने सारे रूल्स आ ही गए अभी से। तो बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट होते हैं। फिर 19 में आप देखेंगे इतने से ही रूल आए थे। 19-20 में थोड़े से रूल्स हैं, ये भी पढ़ना पड़ता है आपको। बस बस बस, अरे बस, अरे 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 अरे, ये रूल नहीं है, देखो इसके अंदर है रूल। मैं आपको जो बता रही है, देखो ये रूल है एक्चुअली, ये अंदर रूल है। ये हिंदी में लिखा है पहले, फिर अंग्रेजी में लिखा होगा, ये यहाँ से अंग्रेजी में लिखा है। ये रूल है एक्चुअली, ठीक है। तो ऐसा रहता है, ये रूल पूरा पढ़ना पड़ता है। यहाँ लिखा रहता है कितने रुपए, तो 60 लाख रुपीज़, 1 करोड़ रुपीज़, ये सब लिखा है। तो ये सब अपने को पढ़ना है, इंटरप्रेट करना है। फॉर्म्स कौन से लगते हैं, तो ये फॉर्म्स वगैरह अपने को पढ़ते रहना पड़ता है। तो MR1, तो ये अलग अलग प्रकार के फॉर्म्स होते हैं। ये फॉर्म MR1 है, यहाँ दिया है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे पढ़ेंगे हम। तो ऐसे सभी रूल्स हैं, जैसे एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स है, तो इसमें आप अंदर जाओगे तो ये अंदर एक्चुअली रूल्स है, ठीक है। तो ये ऊपर जो दिख रहा है वो रूल नहीं है, वो तो सिर्फ नाम है उसका। फिर अंदर अपने को थोड़े से रूल्स पढ़ना है, बस थोड़े से। अरे हो गया, अरे अरे, हाँ बस रूल्स हो गए। इसके बाद कुछ सर्कुलर्स भी होते हैं, तो थोड़े बहुत सर्कुलर रहते हैं, वो अपने को पढ़ना पड़ता है। बस बस, अरे ठीक है। और थोड़े से नोटिफिकेशंस, नहीं ये ज़्यादा नहीं है, बस बस बस, हाँ बस। और ऑर्डर्स, बस इतना सा पढ़ना है। और ख़ास बात यह है कि हम इसको एक्ट के थ्रू ही पढ़ेंगे, बेयर एक्ट के थ्रू। पर अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ से उठा के नहीं पढ़ना है। जब हम लोग बुक बनाते हैं ना, हमको यहाँ से पढ़ना पड़ता है। हम एक्ट निकालते हैं, फिर उससे रिलेटेड रूल्स निकालते हैं, फिर रूल्स का कौन सा पार्ट कहाँ पे लगाना है तो उसके साथ जोड़ते हैं। जैसे डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, डेफिनेशन के साथ उसके रूल्स पढ़ना पड़ता है। तो डेफिनेशन को भी रूल्स के थ्रू और ज़्यादा अच्छे से समझाया गया है, तो वो रूल्स को साथ में पढ़ना पड़ता है। तो ये एक ऐसा एक्ट है जो सिर्फ आप एक्ट पढ़ के नहीं समझ सकते। ऐसा नहीं होगा कि आपने सिर्फ कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ लिया या अमेंडमेंट एक्ट पढ़ लिया साथ में तो आपको पूरा नॉलेज आ गया, ऐसा नहीं है। इसीलिए इसको रूल बेस्ड एक्ट बोलते हैं, क्योंकि इसमें रूल्स पढ़ना ज़रूरी होता है। जब तक आप इसके रूल्स नहीं पढ़ोगे आपको समझ में नहीं आएगा कि इसमें कैसे क्या उसको इंटरप्रीट किया जाए। तो रूल्स पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो अपन देखेंगे, आपके बुक में ये पूरा बेयर एक्ट के रूप में ही दिया है। सो आपने ये देखा भी होगा थोड़ा बहुत, तो अगर पहले से बुक्स ले गए तो थोड़ा बहुत घुमा के देखे होंगे आपने। सो ये जो 11 है, ये 11 अब हटा दिया है, उसके जगह 10A आया है। बट वो यहाँ नहीं दिख रहा है आपको, क्योंकि अभी हमने कौन सा एक्ट खोला था, 2013, इसीलिए आपको 10A यहाँ नहीं दिख रहा। आपको वो दिखेगा अमेंडमेंट एक्ट में, तो अमेंडमेंट एक्ट से वो उठा के लाना पड़ता है, ठीक है। सो ऐसा होता है। सो आपने सिर्फ ये 10 सेक्शन तक के पढ़े थे, 10A तक के, और 12th से आगे का जो है ये पूरा अब हम इस साल पढ़ने वाले हैं। अब डेफिनेशंस जो दी जाती है ना, इसके ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो अपने को कहाँ तक पढ़ना है, बस बस ये यहाँ तक है, चैप्टर नंबर 10 तक, बस इतना सा पढ़ना है अपने को, ठीक है, पढ़ डालेंगे। सो आगे जाते हैं थोड़ा। देखो 470 सेक्शन है टोटल इसमें, बस, ठीक है। इसके बाद शेड्यूल चालू होते हैं, यानी एक्ट में शेड्यूल भी होते हैं। शेड्यूल 1, इसमें क्या दिया है, इसमें टेबल है, याद है आपको टेबल, कौन कौन से टेबल थे, टेबल ABCDEF, एफ याद होगा आपको, टेबल एफ। वो इसीलिए याद होगा क्योंकि अकाउंट्स में बार बार आता है वो टेबल एफ, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, याद है कुछ थोड़ा थोड़ा। तो ये शेड्यूल 1 में दिए, इसमें फॉर्मेट्स होते हैं जनरली, ठीक है। तो शेड्यूल्स भी पढ़ना पड़ता है, और ये एक्चुअल एक्ट की लैंग्वेज है जो हम पढ़ने वाले हैं। इसको मार्जिनल नोट्स बोलते हैं, जो नीचे दिया है बारीक बारीक। तो ये खैर अभी आपको फिलहाल मैं नहीं समझाता, ज़्यादा हो जाएगा। फिर डेफिनेशंस देखो, डेफिनेशंस कभी भी ऐसे एक एक पॉइंट वाइज रहती है। इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्शन 2, और ये क्या है, क्लॉज 1। अच्छा आपको पता है क्लॉज है, अच्छा
हाँ, इसको क्लॉज बोलते हैं हम। तो क्लॉज 1 एवरेज प्रॉस्पेक्टस, क्लॉज 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो ये सब लिस्ट दी हुई है डेफिनेशंस की। ये डेफिनेशन कभी भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रहेगी। आप देखेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रहेगी, जैसे ए से चालू हो रही तो पहले रहेगी। फिर सेकंड भी देखा जाता है, जैसे 2 ए से हो रही तो ए बी, फिर ए सी, इस प्रकार से। ठीक है, इसमें से कुछ डेफिनेशंस आपको याद भी होगी, जैसे कि सेक्शन नंबर 69, 70, 68। 68 तो याद होगी, याद है क्या किसी को? प्राइवेट कंपनी, तो ये 68 प्राइवेट कंपनी है। फिर 69 प्रमोटर, 70, 71। सो ये डेफिनेशंस इस प्रकार से लिखी जाती है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। ये एक्चुअल एक्ट है, अभी अपन पढ़ना चालू नहीं कर रहे, बेसिक पॉइंट्स बता रहा हूँ। अब यहाँ पे ये जो सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 में ये जो 1 दिया है, ये क्या है? ये क्लॉज है? नहीं, ये सब सेक्शन है। तो कहीं हम सब सेक्शन बोलते, कहीं क्लॉज बोलते, ऐसा क्यों? क्योंकि जब लिस्ट दी होती है तो हम उसको क्लॉज बोलते हैं। जैसे सेक्शन 2 में लिस्ट ऑफ डेफिनेशंस है, उसमें एक डेफिनेशन का दूसरे डेफिनेशन से कोई रिलेशन नहीं होता। एवरेज प्रॉस्पेक्टस का प्रमोटर से कोई रिलेशन नहीं, सब सेक्शन 2 में कवर हो रहा है, पर एक दूसरे का कोई रिलेशन नहीं है। पर वहीं अगर आप सेक्शन 3 में पढ़ेंगे तो उसका सबसेक्शन 1 भी फॉर्मेशन ऑफ कंपनी की बात करेगा, सबसेक्शन 2 भी उसकी फॉर्मेशन ऑफ कंपनी से ही रिलेटेड बात करेगा। वैसे ही मेमोरेंडम पढ़ोगे, उसमें भी मैं इसको सबसेक्शन बोलूँगा। सो वो कहाँ लिखा है, कैसे लिखा है, उससे डिपेंड नहीं करता कि ये सबसेक्शन है कि क्लॉज है। तो ये कैसे डिपेंड करता है, ये दिया क्या है। अगर वहाँ लिस्ट दी हुई है तो हम बोलेंगे क्लॉज है। जैसे इनकम टैक्स में भी आप एक सेक्शन 10 पढ़ोगे, उसमें लिस्ट ऑफ एग्जम्पशंस दी है कि ये वाली इनकम एग्जेम्प्ट है, ये वाली इनकम एग्जेम्प्ट है, तो वो उसमें क्लॉज बोलेंगे हम उसको। ठीक है, तो सेक्शन 10 में क्लॉज है वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि उनमें एक दूसरे का कोई रिलेशन नहीं है, तो वो सब क्लॉज कहलाते हैं। ठीक है, फिर इसमें भी अंदर फिर सब क्लॉज होते हैं, फिर पैरा होता है, सब पैरा होता है। तो ऐसे अंदर जाते हैं तो और भी चीज़ें होती हैं, फिलहाल अभी अपन उतनी चर्चा नहीं करते। तो ऐसा है। खैर, ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे, ये सब आप एक बार देखना चाहें तो देख सकते हैं। बाकी मैं आपको बताऊंगा ही, पूरा आपको बुक में प्रॉपरली सब चीज़ एक जगह लाके बनाई गई है, तो आपको इजीली समझ जाएगी चीज़ें। बट एक्ट से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे पूरा दिया है, जैसे सेक्शन 8 कंपनी क्या है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलती है। फिर से आते हैं हम। हाँ, अरे गिरो मत, ठीक है। खूब मस्ती करते हैं आप लोग, थोड़ा डरा करो मेरे से, एकदम खूंखार आदमी हूँ मैं। हाँ, अरे अरे अरे, कुछ भी करते लोग। चलो चलो, हाँ तो देखो, अब हम थोड़ा पहले ये पढ़ने के पहले मैं आपको थोड़ा ये बता देता हूँ कि आपका पैटर्न कैसा है जो आप पढ़ रहे हैं। तो कितने मार्क्स का काय पे पूछने वाले हैं, देखते हैं। वेटेज है एक न्यू कोर्स के लिए, मैं सिर्फ लॉ की बात करूँगा। ये वेटेज दिया है इंस्टीट्यूट ने कि हम इतना पूछेंगे, वैसे ये वेटेज बहुत ज़्यादा काम का नहीं है। कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस, 100 मार्क का आपका पेपर रहेगा। शांत बैठेंगे, शांत बैठो। अरे अरे, डरते भी नहीं मेरे से। हाँ, तो इतना सा पढ़ना है सिर्फ, सेक्शन नंबर 1 टू सेक्शन नंबर 148। ये पार्ट 1 है, ठीक है, ये पार्ट 2 है। तो अपने को पार्ट 1, जिसमें आप देखेंगे ये पहले के 4 चीज़ें। देखो, ऐसा नहीं है कि आपके सेक्शन नंबर 10 तक के फाउंडेशन में हो चुका है तो नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, वो भी पूछा जा सकता है, वो भी आपके कोर्स में है। तो 25 to 40% इसमें से आएगा। ठीक है, सो इतना वाइड वेटेज है ना कि आप बता नहीं सकते, बहुत ज़्यादा वाइड वेटेज रखा है उन्होंने। तो कभी 20% आ जाए, 25 आ जाए, कभी 40% आ जाए, इससे ज़्यादा भी आया तो आप बोल नहीं सकते ऐसे कैसे ज़्यादा आया। ठीक है, तो ये सिर्फ बताया है, एक रिकमेंड किया है, बट इससे ज़्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है।
बट इन्होंने जो बताया है कि शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स तक के आपको 25 to 40% आएगा, ठीक है। तो 20 मार्क्स से 30 मार्क्स तक के समझ लो। फिर 25 to 35 एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट चार्जेस और मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये रहेगा। देखो इसमें रेंज भी कम हो गई, 35 to 40, सिर्फ 5% का डिफरेंस है, यानी इससे आना तय है, इससे आने ही वाली ये चीज़ है। और उसमें भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 8 तो बहुत ही बकवास भी है, एकदम ऐसा आप ऐसा घुमाओगे और चैप्टर ख़त्म, इतना भी नहीं है, बट हाँ है, बहुत आसान है वो, और फ्री के मार्क्स हैं वो, एकदम आपने एक बार पढ़ लिया, वो समझ लिया तो आप उसको भूल नहीं सकोगे। एक बार रिवाइज करो और एग्ज़ाम दे दो, आराम से पास हो जाते हैं, ठीक है। तो ये पेमेंट ऑफ डिविडेंड जो है बहुत ही आसान है, और ऑडिट एंड ऑडिटर्स ये इम्पॉर्टेंट है। सो देखेंगे अपन एक एक करके। फिर अदर लॉज में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जिसमें हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, ये 5 पढ़ने वाले हैं। बाकी ऑलरेडी आपने पढ़ा है, एकदम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट बहुत ही आसान देखेंगे अपन, अभी फिलहाल इसके ऊपर चर्चा नहीं करता। इसमें आप सिर्फ चेक्स पढ़ोगे, प्रॉमिसरी नोट पढ़ोगे और बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ोगे, और कुछ नहीं, बस 3 ही चीज़ इसमें पढ़ना है, बहुत आसान है। तो अर्ली बर्ड वालों ने पढ़ चुके हैं, आसान है कि नहीं? आसान है ना? आसान है, अच्छा नहीं ये तो आसान है, ये तो मैं एग्री करता, बट ये डिफ़िकल्ट माना जाता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। वो एक्चुअली डिफ़िकल्ट नहीं है, उसमें रूल बदलते हैं सिर्फ, कि आपने जो नहीं सोचा वो भी हो जाएगा, जो सोचा था वो नहीं होगा, ऐसी सब चीज़ें होंगी। तो देखेंगे अपन, ठीक है। इसकी आपने अकाउंटिंग देखें, अकाउंटिंग तो सबकी देख चुके हैं आपने, एजेंसी की भी देख चुके हैं आपने, कंसाइनमेंट अकाउंट्स पढ़ा था तो वो एजेंसी की अकाउंटिंग थी, ठीक है। फिर जनरल क्लॉजेस एक्ट जो ऑलरेडी मैंने बताया, इसमें जनरल रूल्स होते हैं, एकदम बेसिक रूल्स, और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, आप कानून को कैसे क्या इंटरप्रेट करेंगे, ये चीज़ें। तो इतना अपने को पढ़ना है। कोर्स देखें तो 40 मार्क, और ये बराबर बनाया नहीं, यहाँ 60 मार्क्स होना चाहिए। हाँ ये गलती है इंस्टीट्यूट की, पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए ऐसे, बट गलती है। यहाँ पार्ट 1 लिखा होना चाहिए ना, जब यहाँ पार्ट 2 है तो पार्ट 1 कहाँ है? तो होना चाहिए ना। हाँ तो ठीक है, छोड़ो अपन, ये क्या ऑडिटर अच्छे रहे ना तो अपने को ये छोटी छोटी चीज़ें बराबर ध्यान जाता है इस पर, बारीक बारीक चीज़ें हैं। तो यहाँ पार्ट 1 नहीं लिखा है, तो होना चाहिए था, ये पार्ट 2 डायरेक्ट चालू हो रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर छोड़ो, अब वो धीरे धीरे होता है, आप भी जब ये करोगे ना, अच्छे से पढ़ोगे, उसके बाद फिर आर्टिकलशिप अच्छे से करोगे, तो आपको ना डॉक्यूमेंट देख के ही समझ जाएगा, अच्छा यहाँ गड़बड़ है, तो ऐसा होता है। बैलेंस शीट देख के ही समझेगा, अच्छा गड़बड़ है, तो देख के ही समझ जाता। तो धीरे धीरे होता है, वो लेवल आएगा आपको भी, तो ठीक है। तो हाँ ऐसा है, तो आपको 60 मार्क्स यहाँ पे आएंगे, 40 मार्क्स यहाँ पे आएंगे। सर एमसीक्यू कहाँ गए? एमसीक्यू इसमें से ही आएंगे, ठीक है। एमसीक्यू भी आने वाले हैं आपको, बहुत आसान, 30 मार्क, 30 मार्क्स के एमसीक्यू है। हाँ है ना, सच में, मजाक नहीं कर रहा मैं। हो गए सर, पास हो गए हम तो, 30 मार्क्स ये आ गए, 10 मार्क ला लेंगे, पास हो गए। नहीं, इतने आसान नहीं आते। इस बार जो टैक्स में लोग डूबे हैं, सब एमसीक्यू में डूबे, बहुत डिफिकल्ट आए थे, एकदम खतरनाक। सच में पूछ के देखो किसी सीनियर से, बहुत ही खतरनाक थे एकदम। तो यहाँ पे भी वैसे ही आते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ ध्यान रखना है, एमसीक्यू बेस्ड है, इसका ये मतलब नहीं कि बहुत ही आसान देंगे, ऐसा नहीं देगा आपको कंपनीज एक्ट कब बना था 2013, वैसा नहीं आएगा, ठीक है। सो 2 प्रकार के एमसीक्यू आएंगे आपको, एक 1 मार्क के, दूसरे 2 मार्क के, बस। तो 1 मार्क के एकदम सिंपल रहेंगे, वो प्रोविजन बेस्ड रहेंगे, डायरेक्टली प्रोविजन के हिसाब से आपको वो सॉल्व करना है। और जो 2 मार्क के रहेंगे वो केस स्टडी बेस्ड रहेंगे, आपको केस स्टडी दे देंगे, वो केस स्टडी के हिसाब से आपको उसका मीनिंग निकालना है और सॉल्व करना है। इतना ही नहीं, हम थोड़ा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की ओर जा रहे हैं, और इंटरनेशनल तरीके से हम भी पढ़ाई करना चाहते हैं, हमारा इंस्टीट्यूट भी चाहता है कि हम भी इंटरनेशनल हो जाएं, और इसीलिए अब इंटरनेशनल पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे हैं। इंटरनेशनल इसमें क्या होता है ना, पैसेज दे देते हैं वो आपको, केस स्टडी, और वो केस स्टडी को फिर आप एनालाइज करो और फिर एमसीक्यू सॉल्व करो, रहता है एमसीक्यू ही है,
लेकिन हवा भी नहीं लगती क्या पूछा है। तो हाँ, एक्चुअल में एमसीक्यू है लेकिन पता ही नहीं क्या पूछा है, जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो इसीलिए मैंने तो पहले से ही बोला था, जब एमसीक्यू नए आए थे तभी मैंने बच्चों को बोला था एमसीक्यू के पीछे बिल्कुल मत भागो, नहीं तो लोग एमसीक्यू की बुक उठाते रटते जाते हैं पढ़ते जाते हैं, कोई मतलब के नहीं है। सिर्फ आपको प्रोविज़न ध्यान रखना है, प्रोविज़न समझो, एमसीक्यू आराम से हो जाएंगे। तो अभी भी आपने देखा लॉ में बहुत अच्छा स्कोर किए लोगों ने, तो 78 79 तक गए। 80 यहाँ पे नहीं है, फाउंडेशन में 3 जनों को मिले हैं, तो और पुराने कोर्स में 1 जन को मिला है, तो वैसा 80 भी गए हैं। बट फिलहाल 80 यानी बहुत ज़्यादा मार्क्स हो जाते, 2 गरीब बच्चे पास होते हैं उसमें, तो इतने मार्क्स है वो। बट लाते हैं लोग, उतने मार्क्स भी लाते हैं। तो अपन तो 50 ला लिए ना, बहुत बड़ी बात है। एक्चुअल में आपको लग रहा होगा सर नहीं मैं हमेशा 90 लाया हूँ, तो हाँ, लेकिन सीए एग्जाम्स में ऐसा नहीं होता। आपने देखा ना 80% पे ही रैंक लग जाते हैं, 80% 85% बहुत हो गए, वो भी फाउंडेशन में। और इंटर में तो इस बार रैंक 57 58% पे ही लग गया था, तो ऐसा भी होता है। सो 55 के ऊपर होना, और ऊपर के जितने भी 50 लोग रहते हैं उनको रैंक दिया जाता है। बट इस बार कोविड के चलते रैंक्स नहीं दिए गए, तो कुछ ही रैंक्स दिए गए, शायद 3 या कुछ ऐसा, तो इसीलिए पूरे रैंक्स नहीं मिले। नहीं तो अपने यहाँ से कम 7 रैंक आए होते फाउंडेशन में, क्योंकि मार्क्स जिस हिसाब से अपने यहाँ मिले हैं तो 7 रैंक्स पक्के थे, और 20 के आसपास रहे रहते, 20 रैंक, 20 AIR 20 रहेगा, 25 ऐसे रहे रहते। बट ठीक है, होता है कभी कभी, चलो छोड़ो, जाऊ द्या, काय करायचं आहे आपल्याला। हाँ, सो ये आपको पढ़ना है कंपनीज एक्ट, 60 मार्क्स कवर करेगा, और 40 मार्क्स अदर लॉ कवर करेगा, बहुत आसान रहेगा। यहाँ पे आपका स्कोर कम से कम 70 होना चाहिए, ऐसा बना के चलो, तब 60 पे आएंगे। और 60 बहुत आसान हो गया आजकल, आजकल पता नहीं बहुत बहुत लोग ला रहे हैं 60 मार्क्स, तो ऐसे ही ला लेते हैं, यानी कुछ है ही नहीं, हाँ 60 लाओ तो ले लिया, 60 मार्क्स तो ऐसे ही मिल रहा है। हाँ एक्चुअल में, तो अगर पढ़े तो कंसेप्ट क्लियर है तो, नहीं तो फिर वो 20 25 भी मुश्किल हो जाते फिर ऐसे भी, क्योंकि हमारे पास दोनों प्रकार के रिजल्ट आते हैं। तो इसमें हमारी कोई बढ़ाई नहीं कर रहा मैं, क्योंकि हम लोग तो सबको पढ़ा रहे हैं ना, तो फेल होने वाले की जिम्मेदारी भी मैंने लेना चाहिए फिर। तो इसीलिए वो बच्चों पे डिपेंड करता है, तो हम लोग तो सबको वही चीज़ पढ़ाते हैं। लेकिन आप देखेंगे कोई 80 मार्क्स ला रहा है, कोई 40 मार्क्स ला रहा है, तो अल्टीमेटली वो जो मैंने बोला ना, कंसिस्टेंसी बना के रखो, रेगुलर पढ़ो, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगर आप रेगुलर पढ़ते हैं तो सब आसानी से कवर हो जाएगा। और अभी तो दिन बड़े होने वाले हैं, गर्मी आएगी तो ज़्यादा टाइम रहता है, ऐसा बोलते वा, मेरे को तो 24 घंटे ही दिखते हैं हमेशा, उससे ज़्यादा तो होंगे नहीं ना, लेकिन बोलने वाले बोलते अरे गर्मी है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर बोल सकता हूँ मैं, जो आपके लिए ड्रॉबैक भी होगा, कि अभी तो पढ़ाई हो जाएगी, पर जब एग्ज़ाम का टाइम आएगा तब एक ड्रॉबैक होता है कि त्यौहार बहुत आते हैं, और आपके एग्ज़ाम्स में त्यौहार बहुत आएंगे, आते ही है ना। गणपति बप्पा आए कि सब एक एक करके आते जाते पीछे पीछे, तो पहले गणपति बप्पा आएंगे, फिर नवरात्र आएगी, तो चलते रहता, फिर दशहरा आएगा, दिवाली आएगी, तो पढ़ाई पे इफेक्ट पड़ता है। अगर आप ये सोचोगे कि बाद में कर लेंगे, तो बाद में भगवान जी करने नहीं देंगे, तो हाँ एक्चुअल में तो बहुत दिक्कत जाती बाद में, तो अभी से करना ज़रूरी है, कंपलसरी है। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा मैं बेसिक चीज़ों पे चर्चा करता हूँ। कोई डाउट है क्या किसी को? एक बार मैं देख लेता हूँ भा, कोई है क्या कहीं, देखते हैं, कोई डाउट होगा कुछ होगा तो, क्योंकि मैंने भी लॉगिन रहना चाहिए ना। हाँ, चलो ठीक है, चालू करते हैं। थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ना चालू करेंगे। पहली चीज़, क्या ज़रूरत थी हमको 2013 में नए कानून की? तो कोई भी कानून बनता क्यों है? कोई ना कोई दिक्कत होती है, इसीलिए। आपको पता है, जैसे आपको मैंने फाउंडेशन में बताया था कि एक प्रॉब्लम थी, कौन सी? एक्सीडेंट्स की, और उसको दूर करने के लिए कानून बनाया गया, रूल्स बनाए गए। उस ज़माने में जब रूल नहीं थे तो क्या होता था, कोई भी गाड़ी लेके कहीं से भी चलता था, किसी को भी उड़ा दिए, कोई बेचारा पैदल चल रहा है उसके पीछे गाड़ी भगा दिए, तो दिक्कतें होती थी। और इसीलिए एक्सीडेंट्स की जो प्रॉब्लम हुई वो चालू हो गई।
और इसको सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन के रूप में रूल्स बनाए गए, जिसको हम नाम देते हैं बिल। तो ये लिखा गया एक डॉक्यूमेंट में, बोला गया कि जो भी गाड़ी चलाएगा लेफ्ट साइड से चलना है, पैदल चलने वाले बीच से नहीं चलेंगे, साइड में साइड वॉक रहेगा वहाँ से चलेंगे। फिर अगर रोड क्रॉस करना है तो जेब्रा पड़ा रहेगा उसके ऊपर से करना है, जेब्रा क्रॉसिंग से। फिर रेड लाइट रहेगी तो रुकना है, वो रेड लाइट नहीं, रेड लाइट है ना जो, अरे रेड लाइट रहेगी तो रुकना है, ग्रीन लाइट रहेगी तो चलना है, ऑरेंज रहेगी तो इधर उधर देखना है फिर चलना है। तो ये सब चीज़ें लिखी गई। अब कोई क्यों मानेगा इसको? हर कोई सोचेगा ये तुम बना रहे, मैं अपना रूल बनाऊंगा, मैं तो राइट साइड से चलूंगा, मैं तो रोड के बीचों बीच से चलूंगा। तो झगड़े तो हो सकते हैं। इसीलिए क्या किया जाता है, इसको पास किया जाता है इन बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा में इसको पास किया जाता है। ठीक है, तो ये पास हो जाता है तो सीए बन जाएगा। नहीं, वैसा पास नहीं, तो इसको पास कराया जाता है, इस पर वोटिंग होती है, सब लोग वोटिंग करते हैं, और वोटिंग करके अगर ज़्यादा लोगों ने हाँ बोला तो ये कानून पास हो गया है, मान लिया जाता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद प्रेसिडेंट जो होते हैं ये इस पर एसेंट देते हैं, यानी साइन करते हैं, और जैसे ही साइन किया तो ये बन जाता है एक एक्ट। अब ये क्योंकि मोटर व्हीकल्स से डील करता है तो इसका नाम है मोटर व्हीकल्स एक्ट। वैसे ही लोग कंपनी बनाते थे और फ्रॉड करते थे। कंपनी बना दिया, पैसा ले लिया, और बाद में जब परफॉर्म करने की बात आई बोले हमने थोड़ी पैसा लिया, कंपनी ने लिया, कंपनी इज़ अ सेपरेट एंटिटी। तो फ्रॉड करते थे, धोखा देते थे, और इसीलिए कंपनीज एक्ट की ज़रूरत पड़ी। तो इसके लिए भी रूल्स बनाए गए, लोकसभा राज्यसभा में पास किया गया, प्रेसिडेंट की एसेंट मिली, और ये एक एक्ट बन गया। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो एक्ट है ये जब बनाए गए उस समय परिस्थितियां अलग थी। जैसे प्रॉब्लम एक्सीडेंट की थी, आज एक्सीडेंट के अलावा बाकी भी प्रॉब्लम्स है, पार्किंग की प्रॉब्लम हो जाती है, पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, तो इसीलिए हम देखते हैं कानून बदलता है। उसी प्रकार से कंपनीज एक्ट जब 1956 में बना था, उस वक्त प्रॉब्लम कुछ और थी, लेकिन बाद में प्रॉब्लम बदल गई। उस वक्त ऑनलाइन फाइलिंग कुछ नहीं था, आज आप देखो सब चीज़ ऑनलाइन हो रही है, फाइलिंग वगैरह भी सब। तो इसमें क्या हुआ ना, बहुत सारे बदलाव हुए, बहुत सारे अमेंडमेंट हुए, और इतने मेजर अमेंडमेंट्स हुए कि बाद में हमको लगा कि इसके ऊपर एक अलग ही कानून बना लेते हैं, सबको जोड़ देते हैं, पूरे अमेंडमेंट्स को एक अलग कानून बनाते हैं। क्योंकि देखो ये 1956 में तो कंप्यूटर्स ही नहीं थे, ऑनलाइन फाइलिंग तो दूर की बात। कंप्यूटर्स का दौर कब आया, तो 81 के बाद आया, 1981 के बाद आया, और 2000 में बहुत सारी चीज़ें कंप्यूटराइज कर दी गई थी, खास तौर पे एमसीए के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है, तो कंपनीज एक्ट जो पूरा देखते हैं, तो उसमें सबसे पहले कंप्यूटराइजेशन हुआ था 2000 में। इसके बाद अभी भी चल ही रहा है, जैसे अब जीएसटी हुआ है, और उसके बाद फिर अभी इनकम टैक्स में भी काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, बट सबसे पहले इसमें हुआ था। अब क्या हुआ, ये तो एक एग्जाम्पल दिया मैंने कि कंप्यूटराइजेशन हुआ, इसके अलावा और भी चीज़ें हुई। पहले लोग क्या करते थे, लोग कंपनी बनाते थे, कंपनी बना के वो फ्रॉड करते थे किसी अन्य व्यक्ति के साथ, इसके साथ फ्रॉड हो गया, तो ये फ्रॉड होता था। लेकिन एक फ्रॉड हुआ 2008 में, जिसमें इसके साथ फ्रॉड नहीं हुआ, फ्रॉड हो गया इनके ही साथ। तो जो लोग खुद कंपनी बनाए, जो लोग मेंबर्स थे, शेयर होल्डर्स थे, उनके साथ ही धोखा हो गया। याद होगा आपको, नाम पता होगा, सत्यम का घोटाला। सत्यम नाम सुना है, सत्यम? सत्यम नहीं पता आपको? अच्छा, तो सत्यम का घोटाला हुआ था। तो कंपनी थी जिसमें एक रामलिंगम राजू था, राजू, तो वो राजू ने घोटाला किया था, और पूरा जो पैसा वगैरह है वो पैसा जमा कर लिए, जो भी लोन लिए तो वो लोन को इनकम करके बता दिए, और बताया कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है हमारी कंपनी। बहुत सारे लोगों ने उसके शेयर्स खरीदना चालू कर दिए क्योंकि प्रॉफिट कमा रही है। अल्टीमेटली पता लगा ये प्रॉफिट नहीं थे, ये तो लोन था। तो लोन था, वो बैलेंस शीट में जाना चाहिए था, जबकि उसको P&L में प्रॉफिट करके ले लिया, तो वो इनकम थोड़ी थी, तो उसको इनकम बता दिया, और इसके कारण लोग बहुत सारे उसमें फंस गए। अल्टीमेटली बाद में जब पता लगा, राजू ने खुद ही कन्फेस किया, उसको खुद को ही ऐसा लग रहा था कि अब मैं बहुत बुरा फंस चुका हूँ, तो उसने खुद एक कन्फेशन लेटर लिखा, और उसमें बोला कि मैं फ्रॉड कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से, और अब मेरे से हैंडल नहीं हो रहा। उसके जो कन्फेशन लेटर है, अगर आप वो पढ़ेंगे तो उसमें स्पेसिफिकली उसने बोला है
कि इट वॉज लाइक राइडिंग ऑन अ हंग्री टाइगर विदाउट नोइंग हाउ टू गेट ऑफ विदाउट बीइंग ईटन। तो इस प्रकार से उसने लिखा था। सो अल्टीमेटली इतनी ज़्यादा उसकी हालत ख़राब थी कि उसको लग रहा था कि मैं बहुत बुरी तरह से फंस चुका हूँ। और जिस दिन उसने कन्फेशन किया उस दिन मार्केट एकदम से टूट गया। तो 200-250 रुपये के शेयर 8-8 रुपये पे हो गए। एक ही नहीं, सभी कंपनी के साथ हुआ ऐसा। फ्रॉड एक कंपनी में हुआ बट बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स एक साथ टूटे, पूरा शेयर बाजार एकदम से टूट गया। और वैसे बंद नहीं होने दिया सत्यम को, उसको फिर अक्वायर किया महिंद्रा ने। अल्टीमेटली दोनों जुड़ गए बट फिर भी नुकसान तो हुआ और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इनफैक्ट लोगों ने सुसाइड किए थे उस टाइम, बहुत सारे जो लोग शेयर बाजार में पैसा लगाते थे, क्योंकि इतना ज़्यादा डूब गए थे वो लोग कि कुछ कर ही नहीं सकते थे फिर। और पैसा लेके लोगों से लेके भी लगाते थे कुछ लोग, वो सबसे गलत बात होती है। खुद का पैसा है तो वो डुबाओ चलेगा, दूसरों से लेके नहीं डुबाना चाहिए। सो ये सब हुआ था और उसके बाद हमको ज़रूरत महसूस हुई और 2009 में पहली बार नए कंपनीज एक्ट के बारे में सोचा गया 2009 में। तो 2008 के फ्रॉड के बाद 2009 में सोचा गया कि हमको एक नए कंपनीज एक्ट की ज़रूरत है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहे। पहले बहुत ज़्यादा इजी पनिशमेंट थी। इजी मीन्स ऐसा था कि 1000 रुपये भरो बाहर हो जाओ, तो इस प्रकार के 1000 रुपये 10,000 रुपये। पर अभी आप देखोगे ना, न्यू कंपनीज एक्ट में करोड़ों की पेनल्टीज दिखती है आपको, लाखों करोड़ों की पेनल्टीज दिखती है। और इवन इतनी ज़्यादा पेनल्टीज है कि जितने का फ्रॉड किया उसका 8 टाइम्स पेनल्टी, इस प्रकार की भी पेनल्टीज है। तो पहले ऐसा नहीं होता था, सिर्फ 2 गुना हो गया या ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 1 लाख ऐसा होता था, पर अभी इसमें बहुत ज़्यादा पेनल्टीज लगाई गई। तो अभी सिर्फ इनको ही प्रोटेक्ट नहीं करना है, अब इनको भी प्रोटेक्ट करना है। तो उसके हिसाब से भी इन्वेस्टर्स को भी प्रोटेक्ट करने के हिसाब से जो कंपनीज एक्ट है वो बनाया गया और 2013 में जाके ये फाइनली एक्ट बना था। इसकी पूरी हिस्ट्री आपको दी है, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बट ये बताया है पहले भी एक्ट थे 1950 में, 1850 में, 1857 में, 1866, 82, 1913, तो ऐसे अलग अलग एक्ट थे। अभी हम ये वाला एक्ट पढ़ रहे हैं, कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, अब ये जो एक्ट है ये एक्ट कब बनाया गया तो वही दिया है, कंपनीज एक्ट हैज़ बीन पास बाय पार्लियामेंट विच रिसीव्ड द एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑन 29 अगस्त 2013। फिर इट हैज़ बीन नोटिफाइड इन ऑफिशियल गजेट ऑन 30 अगस्त 2013। और इसके जो प्रोविजन है कब से लगे, सेक्शन नंबर 1 अप्लाई किया इन्होंने 30 अगस्त को ही। फिर 98 सेक्शंस लगाए गए 12 सितंबर को, याद रखने की ज़रूरत नहीं। फिर 28 मार्च को पूरे के पूरे सेक्शंस लगा दिए गए, थोड़े बहुत छोड़ के, कुछ सेक्शंस छोड़ दिए थे छोटे मोटे, तो वो क्यों छोड़े थे वो मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। फिर इसके बाद अमेंडमेंट भी हो गया 2015 में, फिर 2017 में, 2019 में और इवन 2020 में अभी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं इसमें, तो अपन पूरे चेंजेस के साथ पढ़ेंगे। तो अगर आपको लग रहा होगा कि सर काफ़ी चीज़ें तो पड़ी हुई है, तो हम देखेंगे वो बदल गई है, बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी है। ठीक है, जो फॉर्म्स भी पढ़े थे, आप में से कई लोगों ने पहले फॉर्म्स पढ़े होंगे, रन फॉर्म डालना पड़ता है, नाम रिजर्व करना, सब बदल गया है। अभी स्पाइस प्लस हो गया है, उसमें भी पार्ट ए पार्ट बी ऐसे अलग अलग चीज़ें हैं, तो बहुत बदलाव होते हैं इसमें, तो हर जगह चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो अपन इसीलिए पूरी चीज़ ज़ीरो से पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ेंगे जैसे आपको कुछ भी नहीं पता। ठीक है, अब 2013 का एक्ट क्यों बनाना पड़ा, 1956 के बदले 2013 में हमको एक्ट क्यों बनाना पड़ा। तो पहली चीज़ है टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। तो कंसोलिडेट करना, एकदम बेसिक पॉइंट बता रहा हूँ मैं, ये सिर्फ बता रहे कि हमने क्यों बनाया। तो जो पुराना कंपनीज एक्ट था उसको जोड़ो और अमेंड करो। तो पुराने कंपनीज एक्ट को हटाने को नहीं बनाया है, ठीक है, पुराना कंपनीज एक्ट को ख़त्म नहीं करना था, उसको कंसोलिडेट करना था। तो जैसा कि मैंने बताया कि पुराना कंपनीज एक्ट बहुत बिखर गया था, क्योंकि कंपनीज एक्ट 1956 था और बहुत सारे अमेंडमेंट थे, तो वो सब अमेंडमेंट को जोड़ने के लिए बनाया गया था। ठीक है, फिर मीट द चेंज्ड नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो जैसे कि ऑनलाइन फाइलिंग वगैरह हो गई, हर जगह चालू हो गया, तो अपने यहाँ पे भी चालू हो गया था, तो वो सब चीज़ों के हिसाब से हमको भी आगे बढ़ना ज़रूरी है। ऑनलाइन फाइलिंग करना है, XBRL होता है एक, वो भी अपन देखेंगे, पता लगेगा आपको क्या होता है। सो बहुत सारे अभी तो और चेंजेस होंगे। अभी इन लोगों का ये प्रस्ताव है पूरे दुनिया का, सिर्फ भारत का नहीं,
पूरे दुनिया में अभी ये चाह रहे हैं ये लोग कि कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठाओ सब एक पैटर्न में बने रहें। जैसे कि IFRS एक नाम सुना होगा आपने, तो उसका नाम ही वही है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है। तो उसमें अपने को इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यानी आप अगर एप्पल की भी बैलेंस शीट उठा के देखना चाहें और रिलायंस से कंपेयर करना चाहें तो आप कर सको। तो ये चाह रहे हैं अभी, और वो सही है, क्योंकि दुनिया में अपन इतने ज़्यादा अभी क्लोज हो चुके हैं ग्लोबलाइजेशन के कारण कि ऐसा कुछ डिफरेंस रहा ही नहीं। तो दूर की भी कंपनीज है, आपको अगर वहाँ पे इन्वेस्ट करना है तो आपको पता तो होना चाहिए। तो इसीलिए आपको जो भी बैलेंस शीट उठाओगे, जो भी P&L उठाओगे, तो वो सब एक फॉर्मेट में बने रहें, ये अभी चल रहा है। तो अभी आगे चल के ऐसा होगा कि सभी कंपनीज जो हैं, फिर वो भारत की हो या बाहर की हो, सबके जो शेयर सबके जो ये है बैलेंस शीट्स वगैरह, ये सब एक जैसे रहेंगे। और अभी भारत में तो ये भी प्रस्ताव है कि शेयर्स जितने भी रहेंगे सब शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू 1 रुपये करना चाह रहे हैं। तो जैसे सबकी फेस वैल्यू अलग होती है, फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू किसी के 10 रुपये होती है, कोई कंपनी के 1 रुपये, किसी की 2 रुपये। तो वो थोड़ा अनरीजनेबल लगता है। कभी लगता है कि यार इसके शेयर्स की वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है, दूसरे की कम है। तो उसको भी एक न्यूट्रलाइज करने के लिए ये भी प्रस्ताव है कि सब शेयर्स की 1 रुपये वैल्यू रखना चाहते हैं वो, कि 1 रुपये नॉमिनल वैल्यू रहेगी। बाकी फिर उसका मार्केट प्राइस अलग रह सकता है, लेकिन फिर भी जो नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू, वो 1 रुपये करना। और ऐसा नहीं होता कि अगर कंपनी के शेयर का भाव बहुत ज़्यादा है तो वो बहुत अच्छी कंपनी है, ऐसा नहीं होता। अगर समझो MRF है, उसके अगर कंपनी का शेयर का भाव समझो 80,000 है, तो इसका ये मतलब नहीं कि MRF अच्छी कंपनी है और रिलायंस ख़राब कंपनी है, रिलायंस का 2,000 है तो, ठीक है। तो ये प्राइस से आप नहीं देख के बता सकते, ठीक है। आइशर मोटर्स का कुछ टाइम पहले 30,000 भाव था, आज 2,000 3,000 भाव है। तो 20,000 था और 2,000 हो गया, तो कैसे हुआ? इसका ये मतलब है क्या कि कंपनी खराब कर रही? द आंसर इज़ नो। उन्होंने स्प्लिट किया, बोनस दिया, इससे कम होती है शेयर्स की वैल्यू। तो स्प्लिट कर दिया उन्होंने, तो जो 10 शेयर थे 10 शेयर को तोड़ दिया, तो उनने तोड़ दिया तो उससे क्या हो गया, और उसकी वैल्यू कम हो गई, तो स्प्लिट हो गया। या बोनस इशू कर दिया, तो 100 रुपये का शेयर है, एक शेयर था, बोनस दे दिया तो 50 के 2 हो गए। तो अल्टीमेटली आप वो प्राइस देख के नहीं बता सकते, तो उसके फंडामेंटल्स देखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो सब चीज़ें भी आपको सीखना है, ठीक है। तो धीरे धीरे वो चीज़ें भी आप देखेंगे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम भी चाहते हैं कि नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के साथ साथ हमारा कंपनीज एक्ट भी चले। फिर एक्सेलरेट द एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। आप देखेंगे कि जब भी इकोनॉमी ग्रो करती है तो वो इसीलिए करती है क्योंकि वहाँ पे कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, इसके कारण करती है। जनरली कोई सर्विस सेक्टर वगैरह के कारण उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती जितना एक कंपनी के या कोई फैक्ट्री के बनने से होता है। सोच के देखो, नागपुर में अगर अभी एक समझो मारुति वाला एक प्लांट चालू करना चाहता है तो एकदम से ग्रोथ हो जाएगा। अगर मारुति वाले ने यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चालू किया नागपुर में, तो इससे क्या होगा? इससे मारुति तो आएगा ही, जॉब क्रिएशन होगा। साथ साथ में जो बाकी के लोग हैं, जो इसकी ऑटो एंसिलरीज होती है, जैसे जो बैटरीज बनाती है, एक्साइड बैटरीज, अमा राजा, तो ये कंपनीज हो गई, टायर बनाने वाली कंपनीज हो गई, ये लोग भी अपनी इंडस्ट्री डालते हैं आसपास में। क्योंकि मारुति क्या करता है, वो सिर्फ चेसिस और इंजन बनाता है। वो सिर्फ इंजन जो मेन चीज़ होती है और चेसिस यानी जो बॉडी जिसके ऊपर पूरा वो ढांचा बना रहता है वो बनाता है। बाकी सब चीज़ वो बाहर से खरीदते हैं, सब चीज़ें बाहर से खरीद के लाते हैं और वो चिपका देते हैं। जैसे उनको कांच लगाना है तो सेंट गोबेन का लगा देंगे, फिर उनको लैंप्स लगाना है तो बॉश के लेके आएंगे, बैटरी लाना है तो बैटरी एक्साइड की लेके आ जाएंगे। तो सब चीज़ें बाहर से लाते हैं। सो जैसे ही एक मारुति वाला यहाँ प्लांट डालेगा, साथ में जो ऑटो एंसिलरीज है ना वो भी आ जाएगी, और उसके कारण पूरा एरिया का ग्रोथ होता है। तो लोगों की इनकम बढ़ती है, स्पेंडिंग बढ़ती है, अल्टीमेटली ग्रोथ होता है, पैसा घूमना चालू होता है। तो एक्सपांशन एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी भी कॉर्पोरेटाइजेशन से काफ़ी ज़्यादा लिंक्ड होती है। आप इसीलिए देखेंगे मोदी सरकार बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है कि कंपनी बनाया जाए। बहुत सारे लोगों को बोला है कि आप कंपनी में कन्वर्ट हो जाओ। जैसे इवन टैक्सेशन में आप देखोगे, अगर मैं पार्टनरशिप फर्म चला रहा हूँ तो 30% टैक्स रेट रहेगा, अभी आप धीरे धीरे पढ़ोगे। लेकिन मैं कंपनी चला रहा हूँ, छोटी कंपनी, तो वहाँ पे 25% दे दिया, 5% का टैक्स की सीधे सीधे बेनिफिट दे दिया। तो क्यों? क्योंकि सरकार चाहती है आप कंपनी बनाओ। पार्टनरशिप फर्म बनाने में ना उनके पास डाटा भी नहीं आता कि कौन सी कंपनी क्या कर रही है। अगर आप कंपनी बनाओगे ना तो पूरा उसका डेटा फाइल होता है, तो उनके पास पूरा रिकॉर्ड होता है उसका। लेकिन वहीं पार्टनरशिप फर्म में तो कुछ पता ही नहीं लगता कौन क्या कर रहा है, कितनी ग्रोथ हो रही है। तो इसीलिए गवर्नमेंट भी चाहती है कि हम कॉर्पोरेटाइजेशन की तरफ जाएं।
ठीक है, तो आप बहुत जगह ऐसा देखेंगे। इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही, तो जवाब देना पड़ता है, जैसे कि कुछ गड़बड़ हुआ तो ये क्यों हुआ। इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, गवर्नेंस का मतलब है डिसीजन मेकिंग। इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बोल सकते हैं कि कंपनी ने जो डिसीजन लिया उससे कितना फायदा हो रहा है लोगों को। ठीक है, कंपनी को तो होता ही है, बट अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कंपनी की जिम्मेदारी है, जवाबदेही है इवन टुवर्ड्स दी सोसाइटी। नहीं तो क्या होता है, ये खास तौर पे कोका कोला का एक केस हुआ था, जिसमें कोका कोला ने क्या किया था, एक पर्टिकुलर एरिया में उसने प्लांट डाला और कोका कोला की 1 लीटर बॉटल के लिए 5 लीटर पानी लगता है। उन्होंने क्या किया, पूरा जो ग्राउंड वाटर था वो यूज़ कर लिया। अल्टीमेटली वहाँ के किसानों के पास इतना भी पानी नहीं बचा कि खेती कर सके, और कोका कोला ने क्या किया, सीधा सीधा वहाँ का प्लांट बंद किया, दूसरी जगह चालू कर दिया। तो यहाँ पे फिर नुकसान हुआ पब्लिक का, जनता का, और इसीलिए ये चीज़ भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए एक नया कंसेप्ट आप देखेंगे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR, तो एक नया कंसेप्ट है वो लाया गया, क्योंकि कुछ लोग तो, कुछ कंपनी तो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती है। जैसे आप देखेंगे कि टाटास जो है ये माने जाते हैं, टाटास बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते हैं जो समाज के लिए है। तो रतन टाटा जो है, उनकी जो जितनी भी कंपनीज है, नहीं भी बोला था तो भी 4% वो हर साल के प्रॉफिट का यूज़ करते हैं, और 4% काफ़ी अमाउंट हो जाता है उनके प्रॉफिट्स के हिसाब से। तो यहाँ पे लेकिन कंपलसरी किया गया, क्योंकि कुछ लोग कर रहे हैं, बट जो लोग नहीं कर रहे सिर्फ पैसा कमा रहे हैं, उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है, और इसीलिए ये भी लाया गया CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कंपनी की टुवर्ड्स सोसाइटी क्या जिम्मेदारियां बनती है। तो ये एक नया कंसेप्ट है जो सेक्शन 135 में हम देखेंगे, सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट। सेक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, अपने आप हो जाएंगे, जितने इंपॉर्टेंट है अपने आप हो जाएंगे, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसकी हवा भी नहीं लगेगी, आपको पता भी नहीं लगेगा ऐसा कुछ था। तो जैसे आपने इवन फाउंडेशन में देखा होगा, आपको इंपॉर्टेंट केस लॉज याद हो गए, चिन्नैया वर्सेस रामैया याद हो गया, बेल्फर बेल्फर याद हो गया, लेकिन जो मैं याद नहीं कराना चाहता था वो याद नहीं हुआ। ट्विडल वर्सेस एटकिंसन, ये आपको पता भी नहीं होगा कहाँ पे था। हेंकल वर्सेस पेप, पता भी नहीं होगा ऐसा कोई केस लॉ पढ़े थे आपने, पता है ऐसा, हेंकल वर्सेस पेप आपने पढ़े थे, वो 3 राइफल्स, दी राइफल्स, वो केस का नाम था। तो ऐसे रहते हैं, तो हमको हवा भी नहीं लगती, लेकिन क्योंकि मैं वो याद नहीं रखाना चाहता, तो इसका आपको फिक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्या याद रखना क्या नहीं रखना, अपने आप चीज़ें याद होती जाएगी। जैसे फाउंडेशन, अभी जिन्होंने इंटरमीडिएट में अर्ली बर्ड बैच पढ़े, उन लोग को भी पता है, वहाँ पे कालिया पेरूमल का केस था, वो याद रखना था, वो याद होगा उनको। तो जो याद रखना है अपने आप याद होगा, जो नहीं रखना है वो नहीं होगा। ठीक है, सेक्शंस भी यहाँ पे जितने याद रखना है वो अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। फिर सिंप्लीफाई लॉ एंड रेगुलेशन, ये बोलने की बात है सिर्फ, एक्चुअल में कोई सिंप्लीफाई नहीं हुआ, रिड्यूस नहीं हुए सेक्शंस, तो रिड्यूस किया है उनने। तो जहाँ 550 सेक्शन होते थे, 550 600 580 सेक्शंस होते थे पुराने कंपनीज एक्ट में, तो यहाँ पे 470 कर दिया है। तो बोलने की बात है, नंबर्स रिड्यूस होते हुए दिखेंगे आपको, पर एक्चुअल में सेक्शंस कम नहीं होते हैं, क्योंकि जो सेक्शन इधर उधर बिखरे थे वो सबको जोड़ दिए, अमेंडमेंट के थ्रू आए थे तो वो सबको जोड़ दिए हैं, और जोड़ के सबको साथ में लाया। अल्टीमेटली नंबर वाइज आपको रिड्यूस दिखेंगे, बट फर्क नहीं पड़ा है, कानून उतना ही बड़ा है। ठीक है, फिर स्ट्रेंथन द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स, छोटे जो इन्वेस्टर्स हैं माइनॉरिटी, जैसे मैं छोटा सा इन्वेस्टर हूँ, छोटा निवेशक हूँ, मैंने कंपनी में पैसा लगाया हूँ 50,000 रुपये। अब कंपनी के लिए 50,000 तो कोई मायने ही नहीं रखता, समझो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में मैंने थोड़ा सा पैसा लगाया हूँ, लेकिन वो लोग डिसीजन ले रहे हैं, मैं वो डिसीजन नहीं लेना चाहता, मैं चाहता हूँ कि नहीं ये डिसीजन ना लिया जाए, पर डिसीजन हो जाते हैं बाय मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स, क्योंकि मैं तो छोटा सा निवेशक हूँ, मैं नहीं बोलूँगा तो कौन सुनने वाला है, लेकिन मैं तो नहीं चाह रहा था ये डिसीजन ले, तो इसीलिए यहाँ पे माइनॉरिटी का ध्यान रखा गया है। कई जगह आप देखेंगे न्यू कंपनीज एक्ट में एग्जिट ऑप्शन दिखता है, एग्जिट ऑप्शन टू द शेयर होल्डर्स, यानी अगर तुम नहीं चाह रहे ना ऐसा डिसीजन हो, ठीक है, तुम अपना पैसा लो और बाहर हो सकते हो। और एग्जिट ऑप्शन में ऐसा नहीं कि एकदम सस्ते दाम में बेच दिया, उसका भी प्राइस डिसाइड किया जाएगा गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से कि कितने रुपए वापस करना है, तो एग्जिट ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। वैसे क्लास एक्शन देखने मिलेगी। क्लास एक्शन का क्या मतलब है? हाँ, क्लास सूट मीन्स जिसमें मिल के लोग एक्शन ले सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे माइनॉरिटी बहुत सारे मिल गए
और उन्होंने मिलके एक्शन लिया। तो ये प्रकार की चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। सो माइनॉरिटी को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिले, ये भी ध्यान रखा गया है, यानी बेनिफिट्स नहीं मिले तो भी उनका नुकसान ना हो, ये चीज़ें ध्यान रखी गई हैं। लेजिस्लेट द रोल ऑफ विसल ब्लोअर्स, तो विसल ब्लोअर यानी जो सीटी बजाते हैं। हाँ एक्चुअल में जैसे चौकीदार होता है, चोर दिखा तो सीटी बजाएगा, चौकीदार भागेगा। तो यहाँ कंपनी में भी ऐसे ही होता है। जितने बड़े फ्रॉड होते हैं ना, इसमें लोगों को पता होता है, एटलीस्ट कुछ लोगों को तो पता होता है, लेकिन लोग आवाज़ नहीं उठाते। जैसे सत्यम का फ्रॉड है, क्या इसके सीए को नहीं पता रहा होगा? पता रहा होगा, इनफैक्ट सज़ा भी हुई, लेकिन बहुत कम सज़ा होती थी। और इन लोग अगर पहले ही आवाज़ उठा देते कि देखो यहाँ गड़बड़ हो रही है, तो इतना बड़ा फ्रॉड होता ही नहीं। तो ये बहुत बड़ा केस हुआ था एक एनरॉन का, ये अपने यहाँ का नहीं है, एनरॉन यूएस की कंपनी थी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती थी। उसमें फ्रॉड हुआ था, वर्ल्ड बैंक का था, वर्ल्ड कॉम का, तो इनके फ्रॉड हुए थे। इसमें लोगों को पता था, उसमें एक सिंथिया कूपर नाम की एक एम्प्लॉय थी, उसको पता था कि यहाँ पे फ्रॉड हो रहा है, पर उसने आवाज़ नहीं उठाई। आखिर में उठाई, बट तब तक बहुत लेट हो चुका था। क्यों नहीं करते लोग, क्यों नहीं बताते? क्योंकि देखो, अगर मैं ऑडिटर हूँ, अगर मैं बोलूँगा कि ये गड़बड़ कर रहे हैं तो मेरे को जॉब से निकाल देंगे, या तो मेरा ऑडिट छीन लिया जाएगा, या अगर मैं एम्प्लॉय हूँ तो मेरे को जॉब से निकाल दिया जाएगा, मेरे ऊपर एक्शन ली जा सकती है। तो ये तो मेरे लिए गलत हो जाएगा। तो मैं फंस जाता हूँ यहाँ पे कि यार नहीं, अपने एम्प्लॉयर का साथ देना है अपन ने, और वही चीज़ ना हो। इसीलिए जो विसल ब्लोअर्स हैं उन लोगों को प्रोटेक्शन वगैरह देना, ये चीज़ों पे ध्यान रखा गया न्यू कंपनीज एक्ट में। अगर किसी ने कुछ जानकारी बताया भी है तो उसके ऊपर एक्शन ना ली जाए। ऐसा ना हो कि उसको जॉब से निकाल रहे हैं, उसकी सैलरी काट रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को रखा गया है इस कानून में, ठीक है। वैसे ये आप इस साल नहीं पढ़ेंगे, लेजिस्लेट द रोल ऑफ विसल ब्लोअर, ये आपको फाइनल लेवल पे काफ़ी हद तक के देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी को बंद करना वगैरह ये सब प्रोविजंस आपको अगले साल है। इस साल आप सिर्फ कंपनी बनना, उसको चलाना, इसके बारे में पढ़ेंगे, और अगले साल आप उसको बंद वगैरह करने के बारे में देखेंगे, बाइंडिंग अप कैसे होता है, ये सब, ठीक है। फिर स्पीडी सेटलमेंट ऑफ कंपनी डिस्प्यूट्स, यहाँ ट्रिब्यूनल्स बनाए गए, एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एंड एनसीएलएटी नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। क्योंकि देखो बाहर क्या होता है ना, बाहर में अगर कोई नॉर्मल केस हुआ तो आप जाते हैं कोर्ट में, और कोर्ट देता है तारीख पे तारीख। आपने मूवी भी देखा होगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, जज साहब, देखा होगा ना ऐसा, सनी देओल, 2.5 किलो का हाथ। तो यहाँ पे बहुत लेट होता है क्योंकि बहुत सारे केसेस है कोर्ट में, और इसीलिए यहाँ पे बनाया एनसीएलटी। ये कोर्ट जैसे होते हैं, ये कोर्ट नहीं होते, कोर्ट जैसे होते हैं, ठीक है। इनको क्वासी जुडिशियल बोलते हैं, क्वासी का मतलब है उसके जैसा, ठीक है। तो कोर्ट जैसे ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कंपनी के ही केस जाएंगे तो जल्दी डिसीजन होगा। अगर आप जनरल कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ तो बहुत सारे केसेस है, तो वहाँ पे कोई भी मर्डर का केस होगा, फिर भाई भाई के झगड़े का केस होगा, तो ऐसे बहुत सारे केस हैं, ये भी पड़ा रहेगा, और 20-25 साल बाद डिसीजन आएगा। तो इसीलिए स्पीडी सेटलमेंट के लिए एनसीएलटी और एनसीएलएटी बनाया गया है, ठीक है। इसके बारे में अगली क्लास में मैं बताऊंगा आपको। और स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट फॉर वायोलेशंस एंड मिसमैनेजमेंट, तो जो पहले बहुत कम पनिशमेंट मिलती थी, 10,000 भर दो, 1 लाख भर दो, बाहर हो जाओ, अब यहाँ पे आप देखोगे करोड़ों में पेनल्टी है, करोड़ों में, तो करोड़ों में पेनल्टीज देखेंगे अपन, ठीक है। तो 25 लाख तो ऐसे ही हलवा है कि कुछ भी हुआ, हाँ 25 लाख पेनल्टी, ऐसा है अभी। तो बहुत सारी जगह बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट हो गई, स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट्स हो गई, ठीक है। इसके बाद ये सिंपल है, 470 सेक्शन ऑलरेडी मैंने एक्ट बताया, 29 चैप्टर्स है, जिसमें से आपको सिर्फ 10 चैप्टर्स पढ़ना है, इसमें से 148 सेक्शंस ही पढ़ना है, और 7 शेड्यूल्स है, शेड्यूल्स आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो सिर्फ इतना सा अपने को पढ़ना है, सिंपल है। सो एक काम करते हैं, आज की कक्षा को हम यहाँ विराम देते हैं, और मैं कल की क्लास से पढ़ाई चालू करूँगा। आज हमने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, मैंने इवन सेक्शंस वगैरह के बारे में आपको डिस्कस नहीं किया, बताया नहीं। अगली क्लास में अपन थोड़ा और जनरल बातें भी करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू। कोई डाउट्स होंगे तो आप डाउट्स पूछ सकते हैं।